हेलो डियर फ्रेंड्स, आज 5 एपिसोड अपलोड करने के लिए सॉरी, लेकिन मैं बता दूं आज सेकंड चैनल पर भी माय क्रूअल बीस्ट स्टोरी अपलोड करना पड़ा और अभी तक कुछ कमेंट आ रहा है सेकंड चैनल का नाम के लिए, लेकिन मैं सभी वीडियो में डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा हूं और कोई नया स्टोरी सुन रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आगे का स्टोरी जारी रहेगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है? तो सुनते हैं आज स्टोरी का एपिसोड 261। नताशा पहुंची मल्होत्रा मेंशन। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष टाइम पर आकर अनाहित को बचा लेता है और उसके बाद ठीक होने के बाद अनाहिता जब दिव्या को मारकर इन सब का कारण पूछता है तो उसे पता चलता है कि यह सब उन दोनों ने क्यों किया। अब आगे रुद्राक्ष ने अपनी बॉडीगार्ड को उसे परफ्यूम के साथ साथ दिव्या को अप्रोंडिचीज एक देने के लिए भी कहा। अब जब वह इस तरह की घटिया ट्रिक उसकी अनाहित पर आ जाएगी तो उसे खुद भी तो उसे दवाई का स्वाद खुद चखना चाहिए जो वह दूसरों को दे रही थी। ठीक उसी वक्त शेखर को भी होश आया और उसे भी अप्रोडिसिए एक शब्द सुनाई दिया। वह कोई बेवकूफ नहीं था। दिव्या को इस तरह घसीटकर रूम से बाहर ले जाता हुआ देखकर वह तुरंत समझ गया कि अप्रोडिसिए उसी पर इस्तेमाल किया जाएगा। रुद्राक्ष, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यह कानून के खिलाफ है। यह सुनते ही रुद्राक्ष तुरंत गुस्से में खड़ा हुआ और उसने शेखर के पेट में एक किक मारते हुए कहा, क्या तुम्हारे दिमाग में यह बात तब आई थी जब तुमने अनाहिता के ऊपर ड्रग इस्तेमाल किया था? शेखर ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला मगर वह अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं बोल पाया। उसने सोचा था कि उसका प्लान परफेक्ट है, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि अचानक रुद्राक्ष यहाँ आ जाएगा। इसे भी वही लेकर जाओ, रुद्राक्ष ने तेज आवाज में ऑर्डर देते हुए कहा। इसकी हड्डी टूटी हुई है जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट में इम्पैक्ट पड़ सकता है। पहले इसे ऑर्थोपेडिक के पास ले जाओ ताकि इसके दर्द को टेम्परेरी तौर पर रोका जा सके और उसे ड्रग देने से पहले इसके चोटों का इलाज कर देना ताकि किसी को पता ना चले। यस सर। बॉडीगार्ड उसका ऑर्डर सुनने के बाद शेखर को भी घसीटते हुए उनसे बाहर लेकर और सुमित भी उनके पास जाने लगा सब कुछ संभालने के लिए। उन सब के जाने के बाद वहां सिर्फ अनाहिता और रुद्राक्ष ही वहां पर बच गए थे। अनाहिता को अचानक रूम की हवा कमजोरी महसूस होने लगी और रुद्राक्ष को देखते ही फिर से उसके दिन की धड़कन बढ़ गए। रुद्राक्ष, मैं। हाँ, रुद्राक्ष की आवाज बहुत ही प्यार भरी थी और उसने डिपली अनाहिता की आंखों में देखते हुए कहा। एक गहरी सांस लेने के बाद अनाहिता ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और बोली, मैं आज एक साइकेट्रिस्ट से मिलने गई थी। यह सुनते ही रुद्राक्ष एक पल के लिए जम गया, फिर उसने चिंता में पूछा, किस लिए? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई है? अपनी मुठिया कसते हुए अनाहिता ने अपना सलाइवा गटका और फिर जवाब दिया, क्योंकि मैं कुछ ऐसे सिम्टम से एक्सपीरियंस कर रही थी जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज थी। कंफ्यूज किस तरह से? मैं कंफ्यूज थी उस स्ट्रेंज फीलिंग्स को लेकर जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ। मैं। अनाहिता अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष का फोन बजा। सॉरी, प्लीज एक सेकंड रुक जाओ। रुद्राक्ष ने माफी मांगी और फिर फोन उठा लिया। फोन उठाने की थोड़ी देर बाद उसने दूसरी तरफ की बातें सुनी जिससे उसके माथे पर काफी शिकन आ गई और वह काफी तेज आवाज में बोला, अगर वह इस बात को जैसे करता है तो उसे कोई और असाइन कर दो और अगले मंथ तक उसके लिए कोई भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर अनाहिता की तरफ मुड़कर पूछा, सॉरी बट क्या कह रही थी तुम? तुम कंफ्यूज थी और जब भी तुम मुझे देखी थी तो क्या होता था? अनाहिता को ऐसे लग रहा था जैसे वह एक ऐसा बैलून है जिससे सारी हवा निकाल दी गई है। उसने बहुत ही मुश्किल से थोड़ी देर पहले एक हिम्मत इकट्ठा की थी और जैसे ही उसकी हुई बातों को बीच में रोक दिया गया वह सारी हिम्मत गायब हो गई। कुछ नहीं, किसी और दिन बात करते हैं इस बारे में। बाय द वे, फोन पर कौन था? क्या काम को लेकर कुछ गड़बड़ है? उसका सवाल सुनकर रुद्राक्ष ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं कुछ खास नहीं है, मैं बस हाल फिलहाल में कुछ नए आर्टिस्ट को अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी के अंदर साइन किया है और उसमें से एक अर्नव नाम का एक आर्टिस्ट है और कंपनी ने जो उसे मैनेजर असाइन किया है वह उसके साथ काम करने से मना कर रहा है। अर्नव? अनामिका को वह नाम जाना पहचाना लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और बोली, वे मैं थक गई हूँ, मुझे लगता है कि मुझे शावर लेकर आराम करना चाहिए। अपनी नज़र अनाहिता के ऊपर घूमने के बाद रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया और उसे कहा, हाँ शायद तुम जाकर आराम करो और उसे घटिया आदमी और लड़की की फिक्र मत करना। ओके। अनाहिता दौड़ते हुए बाथरूम में भाग गई और उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी पिठ दरवाजे से लगाकर खड़ी हो गई और उसने कुछ गहरी सांस चली, तब जाकर उसकी दिल की धड़कन नॉर्मल हुई।
वह कितने नजदीक थी, ऑलमोस्ट उसने रुद्राक्ष को कह दिया था। उसने सोचा था कि वह बहुत ही बहादुर है और वह कर लेगी, लेकिन ऑलरेडी जो उसके बाद होठों तक आ गई थी, उसने वह बात अपनी तक ही रख लिया। और अनाहिता वह बहुत डर गई थी। उसे किसी और चीज का डर नहीं था, उसे बस डर था कि कहीं प्यार की तरह ही उसका कन्फेशन सुनने के बाद भी रुद्राक्ष उससे दूरी न बना ले और उससे दोस्ती ना तोड़ दे। उसके रुद्राक्ष के बीच में जो दोस्ती है वह इतनी आसानी से नहीं बनी है, इसलिए वह उसे खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अपने सर को बार बार हिलाते हुए वह शावर के नीचे खड़ी हो गई। वह काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। जल्द ही अगला दिन गया। भले ही दिव्या और शेखर पूरे रात मिसिंग थे, लेकिन उनके दोनों की फैमिली इसमें से किसी को फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट उनकी माओ ने यह सोच लिया कि वह लोग एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उन्हें डर था कि वह नहीं डिस्टर्ब कर देंगे, इसलिए उन्होंने एक मैसेज भी नहीं भेजा। अगली सुबह अनाहिता की नींद रुद्राक्ष के दरवाजे पर नॉक करने की वजह से खुली। वह बोल रहा था, उठ जाओ, तमाशा का वक्त हो गया है। यह सुनते ही अनाहिता की आंखों में चमक आ गई और वह जल्दी से बेड से खड़ी होगी। उसे पूरी रात बहुत ही बुरे बुरे सपने आए थे और अब वक्त आ गया है उन लोगों को जो उसके बुरे सपनों के जिम्मेदार थे सबक सिखाने का। वही कल रात ग्रैंड व्यू होटल में शेखर की टूटी हुई हड्डी को एक पुराने एशियंट आयुर्वेदिक मेडिसिन के फिजिशियन ने टेम्पररी और पर जोड़ दिया था और फिर नेचुरली रुद्राक्ष के ऑर्डर के अनुसार उसके बॉडीगार्ड ने उसे और दिव्या को एक ही वक्त पर ड्रग दे दिए। शेखर वहां से भागना चाहता था, लेकिन सब कुछ रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने पूरी रात एक दूसरे के साथ एक ही रूम में बिताई और वह लोग अभी एक ही बेड पर चुपचाप सो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मुंबई यूनिवर्सिटी के स्पेशल क्लास के बच्चे क्लास शुरू होने से पहले रिवीजन कर रहे थे। उनकी पहली क्लास एडवांस्ड मैथ की थी जो शेखर लेने वाला था, लेकिन शेखर जो अभी भी अपनी क्लास के लिए लेट नहीं होता, तो वह आज नहीं आया था। अपने कुछ आर्टिकल्स लेकर नताशा लाइब्रेरी से बाहर आ ही रही थी, तभी उसने किसी स्टूडेंट को शोक में बोलते हुए सुना, गाइस जल्दी से स्कूल के वेबसाइट को देखो, शेखर सर। इतना कहते कहते हैं वह रुक गया और उसके चेहरे पर ऑकवर्ड एक्सप्रेशन आ गए। कंफ्यूजन में नताशा ने भी स्कूल का वेबसाइट खोला तो उस अनजाने इंसान के द्वारा पोस्ट की गई कुछ फोटोज देखी। शॉकिंग न्यूज, प्रोफेसर शेखर एक होटल रूम में एक लड़की के साथ। सब लोग जानते थे कि प्रोफेसर शेखर ही है। नताशा ने जल्दी से पोस्ट पर टाइप किया तो उसमें एक वीडियो भी था जिसमें शेखर एक लंबी और सुंदर लड़की के साथ होटल रूम के अंदर जा रहा है। क्लासरूम में तुरंत ही हंगामा मच गया और मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ अद्विक बोला, और मैं सोच रहा था कि आज शेखर सर देर क्यों है। यह वीडियो सुबह 4 बजे पोस्ट किया गया है। लगता है उन्होंने कल रात बहुत ही मजे किए हैं। उसकी बात सुनकर बाकी सारे लड़के भी हंसने लगे और लड़कियों ने एम्बारासमेंट में सर झुका लिया। तभी एक दूसरे लड़के ने कहा है, क्या सिर्फ मुझे लग रहा या यह लड़की सच में अनाहू है। यह सुनते ही नताशा ने जल्दी से वह फोटो और फिर अनीता की सीट को देखा। वह सीट खाली थी, जिससे उस लड़के के शक को कंफर्मेशन मिलने लगी थी। अचानक से यह देखकर नताशा के दिल में काफी मिक्स फीलिंग उमड़ने लगी। एक तरफ वह खुश थी कि एक बार अनाहिता का यह सच रुद्राक्ष को पता चल जाए तो वह उसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, और दूसरी तरफ उसे इस सर से नफरत हो रही थी कि अनाहिता ने कॉलेज के सबसे हैंडसम इंसान को अपना बना लिया है। ठीक उसी वक्त बेल बजी, जिसका मतलब साफ था कि क्लास खत्म हो गई। नताशा जब वह रेस्टोरेंट से बाहर आई तब उसने त्रिशा और वीरेन की बात सुनी। अब क्या मैं अभी भी अनाहिता को कॉल नहीं पर कर पा रही हूँ? त्रिशा बहुत परेशान थी। कल हमारे जाने के बाद घर पर अनाहिता और शेखर सर ही बचे थे। क्या वह लोग सचमुच वीडियो में थे? वीरेन बिल्कुल परेशान नहीं था। उसने अपना हाथ वेव करते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने देखा नहीं था कि शेखर सर के साथ कोई और लड़की भी थी? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि बॉस ने सिंपली किसी और काम के लिए अपनी क्लास छोड़ दी होगी। तुम चिंता मत करो और ना ही इस बारे में बात करो, वरना लोगों को लगेगा कि जो वह लोग सोच रहे हैं वह सच है। ऑल राइट, इस बारे में बात नहीं करते हैं। यह सुनकर एक घिन वाले एक्सप्रेशन नताशा के चेहरे पर आ गए तो उस वीडियो में सच में अनाहिता ही थी। वह कितनी घटिया लड़की है जिसने अपने खुद के टीचर को सिड्यूस किया है। वह सोच रही थी कि उसके पेरेंट्स को पता चला तो वह क्या सोचेंगे। अचानक से नताशा के दिमाग में एक ब्राइट आइडिया है जिससे उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अनाहिता के फादर यानी हिमेश मल्होत्रा की पर्सनैलिटी के बारे में पहले सुना था। वह एक ऐसा इंसान था जिसे अपना घमंड दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार था। भले ही उसने अनाहिता से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हो,
लेकिन अगर उसे पता चला कि उसने अपने ही टीचर के साथ रिश्ता बनाया है तो वह पक्का गुस्से में पागल हो जाएगा। नताशा ने ऐसे एक्सप्रेशन बनाया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और बिना किसी एक्सप्रेशन के सीरियल से नीचे उतरी। क्लास में आने के बाद उसने अपने बगल में बैठे हुए लड़के से कहा, हाय, मैं अपनी पूरी सुबह मैसेज यूनिवर्सिटी के टीचर के लिए ट्रांसलेशन करने में गुजार दी। क्या तुम मुझे प्लीज़ बताओगे कि आगे कौन सी क्लास है? और क्या तुम प्लीज़ मेरे बिहाफ पर उनसे छुट्टी ले लोगे? ओके। स्टूडेंट नेहा में सर हिलाया और फिर शेखर के स्कैंडल के बारे में पीछे बैठे लड़के से बात करने लगा। उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर उस फोटोज ने इतना अटेंशन बटोरा था कि यह बात प्रिंसिपल सर तक भी पहुंच गई थी, मगर कोई भी शेखर को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इस बात से बहुत ही खुश नताशा ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने ट्रांसलेटर को भेज दिए और एक टैक्सी लेकर मल्होत्रा मेंशन की तरफ निकल गई। जल्दी ही नताशा मल्होत्रा मेंशन पहुंच गई। अनीता को अपने रूम में बंद किया हुआ था और वही का कैकेयी मल्होत्रा को मरे हुए कुछ दिन हो चुके थे। पिछले कुछ दिनों में हिमेश मल्होत्रा और किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो उसकी कंपनी को टेक ओवर कर ले और वह अपने सारे शेयर्स और एसिड बेस्ड प्राइस में बेचना चाहता था। वह यह सब करने के लिए घर से बाहर नहीं गया था, इसलिए नताशा वहां पहुंची तो उसे हिमेश मल्होत्रा सामने ही मिल गया। वह बोली, मिस्टर मल्होत्रा, मेरा नाम नताशा राय है। मेरी फैमिली राय कॉरपोरेशन जो लंदन में है उसकी फाउंडर है और मेरे डैड वहां के अध्यक्ष। जैसे ही हिमेश मल्होत्रा ने नताशा का इंट्रोडक्शन सुना है, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने जल्दी से हाउसकीपर को पानी लाने के लिए कहा और पूछा, क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा है ताकि क्योंकि उन्हें मेरे शेयर्स खरीदने में इंटरेस्ट है? आपके शेयर्स? नताशा ने ना में सर हिलाया और एक्सप्लेन किया, नहीं, मैं तो यहाँ किसी और कम से आई हूँ। अनाहिता को लेकर बात है। मैं उसकी क्लासमेट और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। हिमेश मल्होत्रा ने जैसे ही अनाहिता का नाम सुना उसके चेहरे के एक्सप्रेशन खराब हो गए और वह तुरंत नताशा को वहां से भगा देना चाहता था। लेकिन जब अगले ही पल उसे ख्याल आया कि उसने अनाहिता के नाम अपनी कंपनी के 20% शेयर्स किए थे तो उसे भी उन्हें वापस लेना है, इसलिए उसने अपनी इरिटेशन को कंट्रोल में किया और पूछा, उससे क्या काम है तुम्हें? यह हुआ है। नताशा ने इस कॉलेज का पेज खोला और उसे फोटोज दिखाते हुए कहा, यह लड़की काफी अनाहिता जैसी दिखती है और वह आज कॉलेज भी नहीं आई है। मुझे डर था कि उसने कुछ बेवकूफ़ी तो नहीं कर दी, इसलिए यह पोस्ट देखते ही मैं आपके पास आ गई। जैसा कि आप जानते हैं मिस्टर मल्होत्रा, मेरी फैमिली लंदन में बेस है। यहाँ पर हमारे बिल्कुल कनेक्शन नहीं है और हम इसी तरह होटल के अंदर नहीं जा सकते। वह फोटो देखने पर हिमेश मल्होत्रा को सिर्फ उसे लड़की की पीठ दिखाई दे रही थी जिस पर एक आदमी का हाथ था, लेकिन उसे लगा कि वह सचमुच कुछ अनाहिता से ही मिलती है। और अभी नताशा ने ही अभी कहा कि आज अनाहिता कॉलेज नहीं आई है। इस बात को लेकर हिमेश मल्होत्रा 100% शेयर हुआ कि वह लड़कियां अनाहिता की सिवा और कोई हो ही नहीं सकती है। उसका चेहरा डार्क हो गया और वह गुस्से में चिल्लाया, इस लड़की में शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची है। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेशर्मी वाली हरकत करके मुझे फिर से एम्बेरस करने की? क्या बकवास है यह? नताशा ने उसे एडवाइस देते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, यह वक्त गुस्सा होने के नहीं है। अनाहिता सच में ऐसी लड़की नहीं है। शायद शेखर सर, आप क्यों नहीं कुछ जाकर देख लेते हो वहां पर? अगर अनाहिता इस सब में विक्टिम हुई तो? इनफैक्ट अनाहिता के साथ क्या होता है और क्या नहीं, इससे हिमेश मल्होत्रा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वह यह सब जानता था कि अनाहिता की शादी सीक्रेटली रुद्राक्ष हुई है। अगर रुद्राक्ष ने यह सब देख लिया तो शायद उसे भी अनाहिता की किए की सजा वह देगा। जितना वह इस बारे में सोच रहा था वह इतना ही पैनिक कर रहा था। फाइनली उसने अपना हाथ टेबल पर मारा और बोला, किस होटल में है वह? मुझे अभी उसके पास लेकर चलो। जी मिस्टर मल्होत्रा, यह वही जवाब था जो वह सुनना चाहती थी और बिना किसी ज्यादा टाइम वेस्ट के उसने तुरंत हिमेश मल्होत्रा को ग्रैंड व्यू होटल लेकर गई। और रास्ते में हिमेश मल्होत्रा ने सिचुएशन के बारे में बहुत ही अच्छे से सोचा और उसे समझ में आ गया कि इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है उसके पास अनाहिता से उसके शेयर्स छीनने का। कोई फर्क नहीं पड़ता कि होटल में जो उसने किया वह अपनी मर्जी से किया या फिर नहीं, लेकिन अपने ही टीचर के साथ इस तरह का रिश्ता बहुत ही घटिया हरकत है। उसने प्लान किया था कि वह इस स्कैंडल न्यूज़ को फैलने से रोकने में उसकी मदद करेगा और बदले में उसे उसके शेयर्स मांग लेगा। वह यह सोच रहा था कि अनाहिता इस स्कैंडल के बारे में रुद्राक्ष को पता नहीं चलने देना चाहती होगी।
उसे इस समय मदद लेना तो दूर की बात है, उसके लिए यह एक बहुत ही आगे हाथ का खेल होने वाला था। यह सचमुच बहुत अच्छा आइडिया था। यह सब सोचकर और हिमेश मल्होत्रा बहुत खुश हो रहा था और ड्राइवर को जल्दी जल्दी चलाने के लिए कह रहा था। वहीं नताशा भी चुपचाप नहीं बैठी हुई थी। उसने अभी अभी रुद्राक्ष की मॉम सुमित्रा जी को इस इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए एक मैसेज भेज दिया था। आधे घंटे बाद वह लोग होटल पहुंच गए और उन्हें हैरानी तब हुई वह उन्होंने एंट्रेंस पर पहले ही रिपोर्टर की बहुत सारी भीड़ देखी, जिन्हें होटल की सिक्योरिटी गार्ड्स ने अंदर जाने से रोका हुआ था। उन रिपोर्टर्स को देखकर नताशा सोचने लगी कि वह लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वह शेखर सर तो कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है और ना ही इंटरनेट पर कोई फेमस इंसान है, तो यह सब सारे रिपोर्टर से क्या कर रहे हैं? या फिर इन सबको भी पता चल गया कि उस वीडियो में वह लड़कियां अनाहिता है। इस ख्याल से ही नताशा का दिल और खुश हो गया। हिमेश मल्होत्रा और सुमित्रा जी के अलावा रिपोर्टर्स और भी डरावने थे। एक बार यह घोटाला रिपोर्ट्स ने फैलाना शुरू कर दी तो उस अनाहिता के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। हिमेश मल्होत्रा ने तभी होटल मैनेजर को ढूंढा और बोला, हमें ऊपर जाना है, हमें एलिवेटर कार्ड चाहिए। यह ग्रैंड व्यू होटल भी सिंघानिया परिवार का था, इसलिए न सिर्फ रूम की के लिए एक्सेस कार्ड की जरूरत पड़ती थी बल्कि एलिवेटर के लिए भी कार्ड की जरूरत पड़ती थी। जब वह होटल मैनेजर ने देखा कि वह दोनों ही उनके होटल के गेस्ट नहीं हैं, तो उसने हम माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, हम अपने होटल की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल लगते हैं, आप लोगों पर नहीं जा सकते। क्यों नहीं? मेरी बेटी तुम लोगों के होटल में है, मैं उसे ढूंढने क्यों नहीं जा सकता? हिमेश मल्होत्रा थोड़ा गुस्से में चिल्लाया। वेल, उस मैनेजर के एक्सप्रेशन काफी ऑकवर्ड हो गए। तभी उनके पीछे से एक औरत की आवाज आई, मुझे एलिवेटर कार्ड दे दो। वह आवाज सुनकर मैनेजर, नताशा और हिमेश मल्होत्रा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और सामने खड़ी औरत को देखते ही नताशा की आंखों में चमक आ गई। सुमित्रा आंटी। सुमित्रा जी ने उसे देखकर हाँ मैं सर हिलाया और मैनेजर को देखकर बोली, एलिवेटर कार्ड प्लीज। यह होटल सिंघानिया ग्रुप के अंदर आता था और जैसे ही मैनेजर ने सुमित्रा जी को पहचान लिया, उसने तुरंत ही कुछ कदम पीछे लिए और उन्हें काफी रिस्पेक्टफुली एलिवेटर कार्ड दे दिया। वह तीनों ही एक साथ एलिवेटर में चले गए और वही रिपोर्टर्स ने सिक्योरिटी गार्डों को हटा दिया था और उनके पास एलिवेटर कार्ड नहीं था, इसलिए वह लोग सीडीओ से जाने लगे। वही एलिवेटर के अंदर नताशा ने झूठी चिंता वाले एक्सप्रेशन बनाकर सुमित्रा जी से कहा, आंटी मुझे उम्मीद है कि अनाहिता के साथ कुछ नहीं हुआ होगा। एक खराब एक्सप्रेशन सुमित्रा जी के चेहरे पर आ गए। जब से उन्होंने सोचा था कि उन्हें नताशा को ही अपनी बहू बनाना है, तब से ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि वह अनाहिता को किसी भी मामले को लेकर परेशान नहीं होगी। इनफैक्ट उन्होंने ऑलमोस्ट नताशा ने जो अनाहिता के लिए टैक्स दिया था उसे भी इग्नोर कर दिया था। लेकिन जैसे ही उनके दिमाग में अपनी मरी हुई दोस्त सीता का चेहरा आया, तो उन्होंने फाइनली यहाँ आने का सोचा, क्योंकि अगर अनाहिता के साथ जबरदस्ती हुई है तो सुमित्रा जी पक्का उसके इंसाफ दिलाएंगी। लेकिन अगर अनाहिता जानबूझकर यह सब किया है तो वह उस सीन की एक पिक्चर लेकर अपने बेटे को दिखाएंगी कि वह जिस लड़की से प्यार करता है वह किस तरह की लड़की है। कोई भी उनके बेटे को उनसे बेहतर नहीं जानता था। उन्होंने बहुत वक्त पहले ही पता लगा लिया था कि रुद्राक्ष के मन में अनाहिता के लिए फीलिंगस है। वही हिमेश मल्होत्रा डर के मारे साइड में खड़ा था और उसमें एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं थी। सुमित्रा जी के आ जाने पर वह समझ गया कि वह किसी भी तरीके से इस न्यूज़ को दबाने वाला है नहीं है और यह न्यूज़ जल्द ही रुद्राक्ष तक पहुंच जाएगी, इसलिए वह इन सभी मामले से अपने आप का नाम निकालने के लिए अनाहिता को थप्पड़ मारने का अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उन तीनों में से कोई भी है नहीं जानता था कि अनाहिता और रुद्राक्ष ठीक उसी वक्त होटल की सिक्योरिटी रूम में बैठे हुए सर्विलांस फुटेज देख रहे थे। उन तीनों को एलिवेटर में जाते हुए देखकर अनाहिता ने कंफ्यूजन में पूछा, यह हिमेश मल्होत्रा, नताशा और तुम्हारी माँ हम यहाँ क्या कर रही है? क्या उन्हें दिव्या और शेखर के बारे में पता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। रुद्राक्ष भी कंफ्यूज था। उसने खड़े होते हुए कहा, टाइम हो गया है, हमें चलकर देखना चाहिए। श्योर। अनाहिता भी खड़ी हो गई, लेकिन वह जल्दी में खड़ी हुई, इसकी वजह से उसका पैर कुर्सी के फंस गया और वह रुद्राक्ष की तरफ गिरने लगी। रुद्राक्ष ने तुरंत रिएक्ट किया और अपने हाथों में अनाहिता को पकड़ लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में अनाहिता के लिप्स रुद्राक्ष के खुले कॉलर बोन पर जा लगे, जिससे अनीता को तुरंत शर्मा गई और वह दूर हटते हुए नीचे सर झुकाकर बोली, आई एम सॉरी, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। इनफैक्ट रुद्राक्ष चाहता था कि वह ऐसा करे, लेकिन अफसोस वह अपनी सोच तेज नहीं बोलने वाला था।
उसके अलावा उसने धीरे से हंसकर उसे शांत कराया और बोला, ठीक है, हम दोनों हस्बैंड और वाइफ है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। यह सुनकर अनाहिता कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 262, हमारी शादी हो गई है। अब तक अपनी सूना की अनाहिता और रुद्राक्ष शेखर और दिव्या को एक ही रूम में ड्रग्स देकर छोड़ देते हैं और उसके बाद उनकी फोटोज ऑनलाइन वायरल कर देते हैं, जिसे देखकर नताशा हिमेश मल्होत्रा और सुमित्रा जी को वहां लेकर पहुंचती है। अब आगे अनाहिता समझ पाती कि रुद्राक्ष के अभी बातों का क्या मतलब था। उससे पहले ही रुद्राक्ष ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और कहा, ऑल राइट, चलो चलते हैं, तमाशा शुरू होने वाला है। हाँ ठीक है चलो। अनाहिता को थोड़ा वक्त लगा अपने होश में आने के लिए और फिर रुद्राक्ष के पीछे जल्दी जल्दी जाने लगी। वह रुद्राक्ष को सामने जाता हुआ देखकर वह खुद को यह सोचने से रुक नहीं पाई कि क्या सच में रुद्राक्ष से एक रेगुलर दोस्त ही मानता है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वह भी उसे लाइक करता हो जैसे लड़के लड़कियों को लाइक करते हैं। जैसे ही यह ख्याल अनाहिता के दिमाग में आया, उसे जल्दी से अपना सर हिलाना शुरू कर दिया ताकि यह ख्याल उसके दिमाग से निकल जाए। यह वक्त नहीं था यह सब भक्त सोचने का। उसे अभी यह भी नहीं पता कि हिमेश मल्होत्रा और यह नताशा की बच्ची क्या करने वाले हैं। अपने ख्यालों को झटकाने के बाद अनाहिता रियलिटी में वापस आई और रुद्राक्ष के साथ एलिवेटर में चली गई और वह लोग टॉप फ्लोर की तरफ जाने लगे। वहीं अब तक के सारे रिपोर्टर्स भी बिना थके टॉप फ्लोर तक पहुंच गए थे और उन्होंने पूरे हॉल में भीड़ लगा दी थी। उन्हें टिप मिली थी कि फेमस डॉक्टर दिव्या खन्ना एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर में है और वह दोनों यहीं पर है। एक खूबसूरत और यंग टैलेंटेड डॉक्टर होने की वजह से दिव्या के काफी बड़ी फैन बेस था और उसका घोटाला अगर इंटरनेट पर बाहर आ गया तो वह बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाएगा। रिपोर्टर्स के टॉप फ्लोर पर आने से कुछ सेकंड पहले ही हिमेश मल्होत्रा ने होटल की मास्टर की से स्वीट का दरवाजा खोल दिया था। दरवाजा तेजी से खुलने के बाद वह गुस्से में अंदर गया और उसके पीछे पीछे सुमित्रा जी और नताशा भी अंदर गए। नताशा बहुत तेजी में अंदर जा रही थी। रूम के अंदर खिड़कियों से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। उस रोशनी में उसने देखा कि सचमुच बेड पर एक कपल लेटा हुआ है। उस रूम का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं था और जो वहां का हाल देखकर सब पता चल रहा था कि कल रात उन दोनों के बीच में क्या हुआ है। और बेड पर वह कपल एक दूसरे को गले लगाकर शांति से सो रहा था, कंप्लीटली बाहरी दुनिया से अनजान। यह सब देखकर नताशा का दिल खुशी से झूमने लगा। अनाहिता सचमुच यहाँ रुद्राक्ष के साथ है जैसा कि उसने उम्मीद की थी। अपने दिल की खुशी को छुपाते हुए उसने अपने चेहरे पर हैरान एक्सप्रेशन लाए और सुमित्रा जी की तरफ मुड़कर बोली, लगता है मैं गलत थी आंटी, लगता है अनाहिता यहाँ अपनी मर्जी से आई है। यह सुनते ही सुमित्रा जी का चेहरा बहुत डार्क हो गया। उनके दोस्त सीता कितनी ही नोबल, ग्रेसफुल और अच्छी लड़की थी, वह ऐसी बेशर्म बेटी को कैसे जन्म दे सकती है। देखो उसे, वह अपने ही टीचर के साथ गलत रिश्ते रखती है और एक होटल में रूम में पूरी रात रह रही है। अगर उसकी उनके दोस्त सीता आज जिंदा होती तो शर्म के मारे शायद वह मर ही जाती। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हार मानते हुए सुमित्रा जी मुड़ी और बाहर जाने लगी। उन्होंने भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने थोड़ी देर पहले यह सोचा था कि अनाहिता को यह सब करने के लिए फोर्स किया गया है और उसके साथ शायद कुछ गलत हुआ है। लेकिन जब उन्होंने बेड पर लेटे हुए कपल को इस तरह एक दूसरे से गले लगे हुए देखा तो इसका मतलब साफ साफ कि वह लड़की अपनी मर्जी से उसे लड़की के साथ है। न सिर्फ सुमित्रा जी इस बात पर गुस्सा थी कि वह यहाँ बिना सोचे समझे आगे, बल्कि जो अभी उन्होंने देखा था उससे उन्हें घिन भी आ रही थी। वह जा ही रही थी तभी उन्होंने हिमेश मल्होत्रा को गुस्से में चिल्लाते हुए सुना, यू बीच। हिमेश मल्होत्रा ने उस लड़की जो सो रही थी, उसने उसके बालों से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसे थप्पड़ मारा। स्लैप तेज आवाज पूरे रूम में गूंजने लगी और जिसे सुनकर नताशा बहुत खुश हो गई। यही सही है, मारो उसे, इतना मारो कि वह मर जाए। एक बार वह लड़की मर जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुद्राक्ष मरी हुई लड़की के साथ तो नहीं घूमेगा। यह सारी बातें नताशा अपने मन ही मन चिल्लाई जा रही थी और हिमेश मल्होत्रा ने सचमुच उसे लड़की के चेहरे पर पहले वाले से भी तेज थप्पड़ दूसरा मारा, जिसकी वजह से वह लड़की जो थोड़ी देर पहले नींद में थी वह होश में आ गई और अपने चेहरे को कवर करके चिल्लाने लगी, यह क्या कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा बाप हूँ। उसके बालों पर पकड़ते हुए हिमेश मल्होत्रा ने उसे बेड से बाहर खींचा।
खुशकिस्मती से दिव्या ने कपड़े पहने हुए थे और जैसे ही वह उसे की करने वाला था उसके बिखरे हुए बालों के अंदर से उसका चेहरा दिखाई दिया। जब हिमेश मल्होत्रा ने उसे लड़की का चेहरा देखा जो एक तरफ से पूरी तरह से फूला हुआ था तो वह बिल्कुल हैरान हो गया। क्या है यह? हिमेश मल्होत्रा अपनी जगह पर जम गया और हैरानी से सामने को बैठी लड़की को देखने लगा। उसके देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें किसी भी वक्त बाहर आ जाएंगी। वह अनाहिता तो नहीं है? यह सब हो क्या रहा है? हिमेश मल्होत्रा हैरान में वही खड़ा रहा। नताशा को भी उस लड़की की आवाज सुनकर लगाकर कुछ सही नहीं है और जब उसने पीछे मुड़कर उसे लड़की का चेहरा देखा तो वह हैरान हो गई। वह अनाहिता नहीं थी। 1 मिनट, क्या बोल गलत रूम में आ गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस वीडियो में तो रूम नंबर 1201 ही दिखाया गया था और यह 1201 है। उन सब की हैरानी के बीच ही शेखर की नींद धीरे धीरे खुलने लगी। उसने अपना हाथ आसपास घुमाया और याद करने लगा कि कल रात क्या हुआ था। उसे से बस इतना ही याद आ रहा था कि इस रुद्राक्ष ने डॉक्टर को बुलाया और उसे और दिव्या को एक साथ होटल भेज दिया। यहाँ पर आसपास जिस तरह का माहौल था उसकी वजह से उसे भ्रम हुआ कि वह अनाहिता के साथ सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में बेड पर जो लड़की थी वह दिव्या थी। यह उस परफ्यूम का ही असर होगा जो दिव्या ने उसे दिया था। ओके, तो इसका मतलब है कि वह दिव्या के साथ पूरी रात रहा है। लेकिन यह 2 लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? नताशा और अनाहिता के फादर यहाँ क्या कर रहे हैं? वही सुमित्रा जी ने जब रूम से कुछ आवाज सुनी तो वह वापस रूम में आ गई। उन्हें डर था कि हिमेश मल्होत्रा गुस्से में अनाहिता को मार ना डालें। भले ही वह अनाहिता से नाराज थी मगर वह उनके दोस्त की बेटी थी जिसे वह मरते हुए तो बिल्कुल नहीं देख सकती थी। लेकिन जैसे ही वह बेडरूम में पहुंची, सामने दिव्या को देखकर हैरान हो गई। सुमित्रा जानती थी कि दिव्या एक यंग और फेमस डॉक्टर है, लेकिन उन्हें याद था कि नताशा ने उन्हें बताया था कि शेखर अनाहिता के साथ है। कंफ्यूजन में उन्होंने नताशा की तरफ वह देखा और पूछा, नताशा क्या हो रहा है? तुमने तो मुझे कहा था कि अनाहिता यहाँ है। उनकी आवाज सुनकर हिमेश मल्होत्रा भी अपने होश में वापस आया और उसने दिव्या के बाल छोड़कर नताशा की तरफ आते हुए कहा, क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? नताशा भी इतनी हैरान थी कि उसके मुंह से अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक बात नहीं निकल रहा था। यहाँ तो अनाहिता को होना चाहिए, क्या हो रहा है? तब रिपोर्टर्स एक साथ रूम में घुस गए और सबको साइड में हटाते हुए उन्होंने एक के बाद एक फोटो लेना शुरू कर दिया। रुक जाओ। दिव्या जल्दी से बेड पर जाकर खुद को कंबल में छुपाने लगी और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी मगर रिपोर्टर से बिल्कुल नहीं रुक रहे थे। प्लीज रुक जाओ, मैं भीख मांगती हूँ। दिव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। शेखर चिल्लाया, गेट आउट। लेकिन रिपोर्टर्स ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और दिव्या की चेहरे की फोटो लेने लगे और बोलने लगे, डॉक्टर दिव्या, ऑनलाइन अफवाह है कि आपका एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है। क्या आप उसमें कुछ कहना चाहेंगी? डॉक्टर दिव्या, यह अफेयर शुरू कब हुआ? हम लोगों ने तो आपको एक अच्छी और रिस्पेक्टेड लड़की समझ जाता। आप क्यों एक शादीशुदा आदमी के साथ ऐसे रिश्ते में है? क्या आपको सॉरी फील हो रहा है जो आपने किया है? क्या आपको लगता है कि आप एक डॉक्टर होने के लायक है? यह सारे सवाल सुनने के बाद नताशा रूम से धीरे से बाहर आई और उसने ऑनलाइन चेक किया। तब उसे पता चला कि दिव्या खन्ना जो एक फेमस डॉक्टर है उसकी किसी शादीशुदा इंसान के साथ अफेयर होने की खबर है और वह ही ट्रेनिंग लिस्ट पर है। तो शेखर के साथ लड़की अनाहिता नहीं दिव्या थी। बट क्या उससे गलती हो गई? अब वह सुमित्रा जी को क्या बताएगी? यह सुनकर ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। नताशा, तो यह थे तुम्हारे इंटेंशन मिस्टर मल्होत्रा को यहाँ लेकर आने के? तुम इन लोगों को यहाँ इसलिए लेकर आई क्योंकि तुम्हें लगा कि रूम में वह लड़की मैं हूँ? यह अनाहिता की आवाज थी। यह आवाज सुनकर नताशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने दरवाजे के पास खड़ी है अनाहिता को देखा। ठीक उसी वक्त रुद्राक्ष भी उसके पीछे आया जिसे देखकर उसे अपनी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई। वह महसूस कर सकती थी कि कुछ बुरा होने वाला है। वह इस वक्त सिर्फ सुमित्रा जी से ही मदद मांग सकती थी, इसलिए बोली, आंटी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मैंने सुना कि जो फोटो लीक हुई है उसमें वह लड़की बहुत कुछ अनाहिता जैसी दिख रही है, इसलिए मैं बिना किसी देरी के आप लोगों तक पहुंच गई। मुझे उसकी बहुत चिंता थी। सुमित्रा जी ने उसकी बात सुनकर उसका हाथ पकड़कर सहलाते हुए कहा, राइट, यह सब एक गलतफहमी है। मैं जानती हूँ कि तुमने सिर्फ उसकी फिक्र में यह सब किया। फिक्र में किया?
अगर उसे सच में अनाहिता की फिक्र होती ना तो क्या उसे पुलिस को नहीं बोलना चाहिए था? वह पुलिस की जगह आपके और हिमेश मल्होत्रा के पास क्यों गई थी? रुद्राक्ष यह बात बिल्कुल मानने के लिए नहीं तैयार था। पीले चेहरे के साथ नताशा ने अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया प्लीज अपनी बात तो उनका ध्यान से देखकर बोलिए। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मैं घोटाले को हवा देना चाहती थी? मैं ऐसा करके क्या हासिल कर लूंगी? ऐसा तो नहीं है कि अनाहिता का कोई अफेयर है, बस मुझसे गलती हो गई है। रुद्राक्ष ने देखा कि उसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है और बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह गलती है या फिर जानबूझकर किया गया है। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था कि मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन तुम्हारा सामान अभी भी वहाँ क्यों है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खुद वहाँ से बाहर निकालूं? इस बार रुद्राक्ष ने उसे अल्टीमेटम दे दिया था। बेइज्जती महसूस करते हुए रुद्राक्ष के सामने नताशा ने रोने का नाटक किया और जब रुद्राक्ष पर कोई असर नहीं पड़ा तो उसने ही सुमित्रा जी का तरफ देखा और कहा, आंटी। सुमित्रा जी को लगा कि रुद्राक्ष को ज्यादा ही बोल रहा है तो उसने रुद्राक्ष की तरफ घूरते हुए कहा, तुम नताशा से इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। यह तुम्हारे होने वाली वाइफ है और अगर यह हमारे घर पर नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? वह मेरी क्या होने वाली है, वाइफ? रुद्राक्ष की छोटी हो गई। सुमित्रा जी ने भी आंखें सिकुड़कर उसकी तरफ घूरकर देखते हुए कहा, रुद्राक्ष हिम्मत भी मत करना मेरी तरफ इस तरह देखने की। मैं आपको कुछ बताना भूल गया मॉम, रुद्राक्ष अचानक से बोला और अनीता उसे सुमित्रा जी से झगड़ा करने के लिए मना कर पाती उसे ही पहले ही उसे अजीब सा डर लगने लगा, जैसे उसे पता हो कि रुद्राक्ष आगे क्या बोलना है। तुम मुझे क्या बताना भूल गए? मेरी ऑलरेडी एक वाइफ है और मैंने शादी कर ली है। व्हाट? यह सुनकर अनाहिता की आंखें लगभग की हैरानी से बड़ी हो गई और उसने रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर कहा, रुक जाओ। रुद्राक्ष उन दोनों का इस तरह इंटरेक्शन देखकर नताशा को अंदर ही अंदर बहुत डरने लगने लगा। सुमित्रा जी कोई सवाल पूछता उससे पहले ही नताशा आगे आते हुए बोली, इसका मतलब क्या है? यह सुनकर रुद्राक्ष ने अनाहिता के हाथ को पकड़ा और उसे अपने दिल के पास रखते हुए बोला, मेरी ऑलरेडी एक वाइफ है और हमारी लीगली शादी हो गई है। यह सुनते ही अनाहिता ने टाइटली अपनी आंखें बंद कर दी। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि रुद्राक्ष ने उनकी शादी ऐसे हालातों में अनाउंस करेगा। वह बस यही एक चीज पता करने की कोशिश कर रही थी कि रुद्राक्ष ने ऐसा क्यों किया। उसे तो लगा था कि उन दोनों की शादी बस एक दिखावा है जो दोनों के फायदे के लिए हो रही है। अगर उसने इस बात को सचमुच पब्लिक के लिए अनाउंस कर दिया तो वह शादी सच हो जाएगी। वही नताशा मिक्स इमोशन फील कर रही थी। वह शॉक थी, गुस्से में थी, जलन हो रही थी और वह फ्रस्ट्रेटेड थी। थोड़ी देर तक हैरान रहने के बाद अनाहिता ने एक गहरी सांस ली और रुद्राक्ष के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा, आंटी, मैंने और रुद्राक्ष ने ऑफिशियली पेपर साइन कर दिए हैं और हम लोग शादीशुदा है। आपको और रुद्राक्ष की शादी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही ब्लाइंड डेट फिक्स करने की। क्या तुमने कहा कि तुम शादीशुदा हो? रुद्राक्ष की बातों से सुमित्रा जी इतनी हैरान थी कि वह हकला रही थी। नताशा की तरह उनके भी एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब से हो गए थे और उनका दिमाग ब्लैक हो गया था। इस पॉइंट पर आकर रिपोर्टर्स ने हेडलाइंस के लिए अच्छी खासी फोटोज ले ली थी दिव्या और शेखर की, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह रुद्राक्ष की तरह आप अपना कैमरा पॉइंट कर सके। वह अपना काम करने के बाद वह लोग तुरंत उसे रूम से निकालकर बाहर चले गए तो शेखर और दिव्या ने अपनी अपनी कपड़े पहने और जब वह लोग बेडरूम से बाहर आए तो उन्होंने यह सारी बातें सुनी। रुद्राक्ष और अनीता शादीशुदा है? शेखर हैरान हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? रुद्राक्ष उस लड़की कैसे छीन सकता है जिसे वह चाहता था? दिव्या ने पहले ही सच को मान लिया था कि वह रुद्राक्ष आपको भी एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए रुद्राक्ष और अनाहिता की शादी की खबर ने ज्यादा परेशान नहीं किया, मगर वह भी थोड़ा हैरान थी। वह परफेक्टली समझ चुकी थी रुद्राक्ष उसकी लीग से बाहर है और जहां तक बात रही शेखर की, वह भी कोई बुराई इंसान नहीं है। वह एक अच्छी परिवार से है और उसके पास एक अच्छी जॉब है और उसके अलावा उसने उसकी वर्जिनिटी ली है, इसलिए ऐसे इंसान से भी शादी करना बुरी बात नहीं है और इसी तरीके से वह इस घोटाले से अपना नाम बाहर निकल सकती है। उसने शेखर की तरफ देखते हुए कहा, हमें जल्द से जल्द रेस्पॉन्ड करना होगा। तुम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट लिखो और उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दो जिसमें यह कहा जाएगा कि तुम पहले से शादीशुदा नहीं हो और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। बकवास बंद करो, शेखर ने चिल्लाते हुए कहा और बाहर जाने लगा। दिव्या ने तुरंत उसके पीछे जाते हुए घर को शेखर को रोकने की कोशिश की।
वही सुमित्रा जी अभी भी मना कर रही थी। वह बोली, नहीं, मैं मान ही नहीं सकती, तुम दोनों की शादी हो गई है। मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। वह हल्के हल्के कांप रही थी। अगर आप चाहती है तो आप चेक कर सकती हैं, हमने पेपर साइन कर ली है। यह सुनकर सुमित्रा जी ने तुरंत अपने घर के हाउसकीपर रमेश को फोन लगाया तो वह दूसरी तरफ से यही जवाब आया, मैम, रुद्राक्ष सर ने सच में शादी कर ली है। इस बात ने सुमित्रा जी को और शॉक कर दिया। वह इतनी शॉक में थी कि कुछ मिनट के लिए उनका दिमाग ब्लैक हो गया था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सुमित्रा जी ने अपनी उंगली रुद्राक्ष की तरफ पॉइंट की। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनके सारे शब्द गले में ही अटक गए हो। अगले ही सेकंड उन्होंने तेजी से सांसें लेना शुरू कर दी और वह बेहोश हो गई। वह जमीन पर गिरती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उन्हें पकड़ लिया और चिल्लाया, मॉम को जल्द से जल्द घर लेकर जाओ। सुमित्रा जी के वहां से जाने के बाद रूम में फिर से शांति हो गई। नताशा ने फोन पर रमेश की बात नहीं सुनी थी, मगर सुमित्रा जी के रिएक्शन से उसे सच पता चल चुका था। सो रुद्राक्ष और अनीता शादीशुदा है, तो उसका क्या? वह हमेशा अनाहू से लड़ती रहती थी और कहती रहती थी कि रुद्राक्ष उसकी लीग से बाहर है, लेकिन कौन असलियत में रुद्राक्ष के लीग से बाहर है वह तो पता चल ही गया था। नताशा सचमुच एक मजाक बनकर रह गई थी। जब अनाहू जल्दी जल्दी में रुद्राक्ष के साथ वहां से जाने लगी तो नताशा ने उसके सामने हाथ रखते हुए कहा, अनाहिता। इस वक्त अनाहिता को सबसे ज्यादा चिंता सुमित्रा जी की थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसका हाथ हटाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ अगली बार बहस कर लूंगी, अभी हटो यहाँ से। एम्बारासमेंट और फ्रस्ट्रेशन में नताशा उनके पीछे से चिल्लाई, तुम दोनों को बहुत भुगतना पड़ेगा उसके लिए। यह बात सुनकर अनाहिता रुक गई और उसने मुड़कर नताशा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे डर है कि तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट होगी। हम सच में एक साथ अच्छी जिंदगी जिएंगे और फ्यूचर में हमारे बच्चे भी होंगे, और जहां तक बात रही तुम्हारी, तुम यह सब बहुत दूर से ही देख पाओगी। इतना कहकर जैसे ही अनाहिता मोड़ी उसने देखा कि रुद्राक्ष काफी डैशिंग पोज में दरवाजे के फ्रेम से ठीक कर खड़ा है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी जिसकी वजह से शर्म की वजह से चेहरा लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे रुद्राक्ष उसके ख्यालों को पढ़ सकता है। और अनाहिता ने अपना आप को शांत करने के लिए फोर्स किया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी कहाँ है? वह उन्हें होश आ गया है और वह बिल्कुल ठीक है, मैंने उन्हें वापस घर भेज दिया है। इतना कहने के बाद रुद्राक्ष ने टेढ़ी नजरों से नताशा को देखा और कोल्डली बोला, तुम्हारे पास एक और दिन है, कल रात से पहले अपने सामान लेकर मेरे घर से निकल जाना। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट वाला जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 263, पहली किस। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष और अनाहिता मिलकर दिव्या और शेखर को ही एक रूम में बंद कर देते हैं और वहां पर मीडिया को बुला देते हैं, और यह सब सुमित्रा जी भी देखते हैं और उनके सामने रुद्राक्ष रानीता की शादी की बात आ जाती है। अब आगे। रुद्राक्ष की बात सुनकर नताशा हैरान हो गई। वह अपने होंठ हिला रही थी मगर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। चलो चलते हैं। रुद्राक्ष ने जैसे ही नताशा से अपनी नजर हटाई और अनाहकता के ऊपर की उसकी सारी कोल्डनेस तुरंत गायब हो गई और उसकी टोन बिल्कुल केयरिंग और जेंटल हो गई। उन दोनों के अलग अलग ट्रीटमेंट को देखकर नताशा ऑलमोस्ट जमीन पर गिरने वाली थी और उसे आखिर में खुद को संभाल नहीं गया और वही घुटनों के बाल जमीन पर तेजी से गिरी और बहुत बुरी हालत में रोने लगी। यह दुनिया इतनी अनफेयर क्यों है? क्यों वह लड़का है जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करती है, वह उसे लड़की के पीछे पागल है जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती है? अपने इमोशंस बाहर निकालने के बाद उसने अपना फोन निकाला और अपनी मॉम को कॉल किया। मामा, माम। नताशा ने रोते हुए कहा, रुद्राक्ष मैरिड है, वह किसी और का है। आप मुंबई कब आ रही हैं? क्या? यह कब हो गया? मैंने तो कोई न्यूज़ नहीं सुनी। यह बहुत ज्यादा हो रहा है। वह लोग कैसे मेरी प्यारी सी बेटी को उनके घर में रहने के लिए कह सकते हैं जब वह ऑलरेडी शादीशुदा है? तो वही इंतजार करो, तुम्हारे डैड और मैं एक बार काम खत्म होने के बाद वहां आ जाए, तब देखेंगे उन्हें। कामिनी की बातों ने नताशा की टूटी हुई दिल को थोड़ा बहुत संभाल दिया। वह वापस अपने पैरों पर खड़ी हुई और उसने तुरंत सिंघानिया मेंशन से अपना सामान पैक करने का डिसाइड कर लिया। उसके मन में अभी भी एक उम्मीद थी और उसने हार नहीं मानी थी। अगर उनकी शादी हो गई है तो क्या फर्क पड़ता है?
सुमित्रा जी कभी भी नहीं चाहेंगी कि रुद्राक्ष अपनी पूरी जिंदगी अनाहिता के साथ बीताए। एक बार उसके डैड और मोम यहाँ आ जाए और रुद्राक्ष पर प्रेशर बना देने लगे तो चीज अपने आप बदल जाएंगी। लेकिन उससे पहले उसे यह सब बंद करना होगा। उसे ग्रेसफुल और एलिगेंट देखना होगा। वही रुद्राक्ष और अनाहिता एलिवेटर की तरफ जा रहे थे। जब वह एलिवेटर के अंदर गए तो अनाहिता उस ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ने के लिए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह कुछ बहुत बातें उससे पहले है। रुद्राक्ष ने पूछा, क्या तुम्हारा सच में वह मतलब था जो तुमने वहां कहा? अनाहिता की सिचुएशन ऐसी थी जैसे किसी बच्चे को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया हो। इस बार रुद्राक्ष ने अपनी टोन सॉफ्ट की और उसे याद दिलाते हुए कहा, तुमने कहा कि तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बताओगी और फ्यूचर में हमारे बच्चे भी होंगे। यह सुनते ही अनाहिता का चेहरा, जो पहले से ही शर्म से लाल था, वह जलने लगा। अनाहिता, रुद्राक्ष ने अपने हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, अब जब मेरी मॉम को पता चल ही गया है तो कुछ ही वक्त की बात है जब यह बात पब्लिक भी हो जाएगी। शायद हमें, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि यह शादी सच्ची है। यह सुनते ही अनाहिता की पूरी बॉडी जम गई और उसने सर घुमाकर रुद्राक्ष की मेमोराइजिंग आंखों में देखा। डिंग, उनका फ्लोर आ गया और एलिवेटर के बाहर 2 होटल गेस्ट खड़े थे। अनाहिता ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें देखा, मगर रुद्राक्ष बिल्कुल शांत तरीके से खड़ा था और उसका हाथ पकड़कर वह गेट से बाहर जाने लगा। अनाहिता उससे अलग होना चाहती थी, लेकिन रुद्राक्ष ने उसके कंधे को और टाइटली पकड़ लिया। क्या वह मिस्टर सिंघानिया नहीं थे? उनकी एक्चुअली एक गर्लफ्रेंड है। उन दोनों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। मिस्टर सिंघानिया, वह जवान है, हैंडसम है, मगर इस तरह होटल में आने का मतलब यह भी हो सकता है कि वह सिर्फ उसकी सेक्स पार्टनर हो, ना कि कोई गर्लफ्रेंड। वह लोग बात कर ही रहे थे तभी एलिवेटर का दरवाज़ा बंद होने वाला था, लेकिन वह फिर से खुल गया। वह रुद्राक्ष था जिसे अपना बड़ा सा हाथ दरवाजे के बीच में रखकर उसे बंद होने से रोक दिया था। मिस्टर सिंघानिया, वह 2 आदमी हैरान हो गए। वह मेरी सेक्स पार्टनर नहीं है बल्कि मेरी वाइफ है। रुद्राक्ष ने की काफी गुस्से में उन्हें सच बताया। वह दोनों आदमी डर गए थे। इस बीच रुद्राक्ष ने अनाहिता का हाथ फिर से पकड़ा और वहां से चला गया। जब एलिवेटर का दरवाज़ा फिर से बंद हो गया तब दोनों आदमी अपने होश में आए। अनाहिता ने रुद्राक्ष की हर एक बात सुनी थी। इस वक्त रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा तो अनाहिता ने उसे छुड़ाया नहीं। हिमेश मल्होत्रा, जो अनाहिता के इंतजार होटल के एंट्रेंस पर कर रहा था, जब उसने उन दोनों को हाथ पकड़कर बाहर आते हुए देखा तो वह हिचकिचाने लगा। क्या उसे उसके पास जाना चाहिए? हिमेश मल्होत्रा यहाँ पर अपने शेयर्स वापस लेने आया था, लेकिन जब उसने अनाहिता के साथ रुद्राक्ष को देखा तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह इस बारे में बात कर सके। उसने काफी देर तक सोचा और फाइनली वहां से जाने का डिसाइड किया। उसे भरोसा था कि वह अपने शेयर्स एक न एक दिन तो वापस ले ही लगा। अनाहिता का दिल किसी ड्रम की तरह तेजी से बज रहा था और वह चोर नजरों से बार बार रुद्राक्ष की तरफ देख रही थी। क्या वह भी उसे पसंद करता है? रुद्राक्ष की बातें सुनकर अनाहिता को ऐसा लगा तो सही, लेकिन उसे अभी भी डाउट हो रहा है। ऐसा क्योंकि रुद्राक्ष ने जब से एलिवेटर से निकला था तब से कुछ नहीं कहा था और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। क्या मैं तुम्हें वापस यूनिवर्सिटी छोड़ दूं? फाइनली उसने पूछा। हाँ, अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया। अनाहिता को उम्मीद थी कि रुद्राक्ष उनकी बातचीत को आगे बढ़ाएगा, मगर रुद्राक्ष बिल्कुल शांत था। यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचकर अनाहिता ने कंफ्यूजन में रुद्राक्ष को देखा और कहा, जाऊं मैं? रुद्राक्ष की नजरें अनाहिता की आंखों, फिर उसके गाल और फिर उसके लिप्स पर आकर टिक्की। अगली सेकंड उसने अपनी नज़र दूसरी तरफ हटाई और हल्का खंसते हुए बोला, मैं यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद तुम्हें पिक कर लूंगा और उसके बाद हम मॉम से मिलने जाएंगे, ठीक रहेगा ना? रुद्राक्ष, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? अनाहिता ने अपने लिप्स बाइट किए और उसने बहुत ही हिम्मत इकट्ठा करके रुद्राक्ष से सवाल पूछा। उसने रुद्राक्ष से यह सवाल पहले भी पूछा था, लेकिन उसे नेगेटिव जवाब ही मिला था। क्लिक। रुद्राक्ष ने अपनी सीट बेल्ट खोली और अनाहिता के नजदीक झुकने लगा। अनाहिता कोई रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष के लिप्स उसके साथ लिप्स के ऊपर रख दिए और उसे काफी जेटली किस करने लगा। 5 मिनट की किस के बाद वह बोला, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लाइक करता हूँ अनाहिता, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा और इससे यह मुझे नहीं पता कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है या फिर उनका दिल कैसे जीता जाता है, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सब कुछ सीखूंगा और सब कुछ करूंगा जिससे तुम्हें खुशी मिले। रुद्राक्ष, तुम मुझसे भी ज्यादा सिली हो।
अनाहिता अचानक उसकी बात सुनकर हंसने लगी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर जल्दी से यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई। उसे अचानक ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास फूल खिल रहे हो और उसकी हर एक सांस में फूलों की खुशबू आ रही थी। रुद्राक्ष सचमुच उसे लाइक करता है, वह सचमुच उसे लाइक करता है। वही गाड़ी में बैठे रुद्राक्ष ने अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखा हुआ था। उसने आज से पहले ऐसे सेंसेशन कभी फील नहीं की थी। भगवान और वही जानते हैं कि जब उसने अनाहिता को किस करने का फैसला किया था तो वह कितना बेचैन और डरा हुआ था। उसे डर था कि अनाहिता उससे दूर रख देते, कि उससे बात नहीं करेगी, नाराज हो जाएगी, मगर उसने नहीं धक्का दिया, उसने नहीं किया। गाड़ी के अंदर 6 फुट का सीईओ बच्चों की तरह हंसे जा रहा था। वह सेकंड बाद फाइनली उसने खुद को शांत किया और ध्रुव को कॉल किया और बोला, मैं तुम्हें और आज 10 लाख रुपए दूंगा, बस मुझे बताओ कोई लड़कियों को इम्प्रेस कैसे किया जाता है। ध्रुव ने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और उसके बाद उसने अपना डिप सीक्रेट बताते हुए कहा, लड़कियों का दिल तो फूलों के बुके, अच्छे अच्छे गिफ्ट और अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर से ही जीता जा सकता है। एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। तुम्हारे पास सब कुछ है मगर तुम बहुत बोरिंग हो। गर्ल्स को वह लड़के पसंद आते हैं जो थोड़े फन लविंग और केयरिंग हो, मगर वह तो तुम्हारे पास है नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एवेंचुअली उनका तुम्हें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। गए तुम्हारे 10 लाख रुपए अब? नहीं नहीं, तुम तो बहुत ही खुशनुमा इंसान हो। कैसा रहेगा कि तुम एक रोमांस ड्रामा है जिसका नाम है द CEO एंड आई, और उसे ड्रामा में एक लड़का है जो तुम्हारी तरह ही CU है, तो तुम उससे कुछ ट्रिक सीख सकते हो लड़की को इम्प्रेस करने की। जब ध्रुव अपने 10 लाख रुपए बचाने की कोशिश कर रहा था तो वही होटल में दूसरा ही सीन चल रहा था। शेखर टैक्सी पकड़कर होटल से जा पाता उससे पहले ही दिव्या उसके पास पहुंच गई और उसने उसे रोकते हुए कहा, तुम इस तरह नहीं जा सकते शेखर। अब क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम नहीं होती ना तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता। शेखर ने उसे गुस्से में घुरकर देखा। तुम वह थे जिसने वह परफ्यूम अपने ऊपर छिड़का था और तुम ही वह थे जिसे कल रात मेरे साथ जबरदस्ती की थी, और जब चीज बिगड़ गई है तो सिर्फ बिल मेरे ऊपर क्यों? मैं भी यहाँ पर विक्टिम हूँ, इसलिए आज जो कुछ हुआ उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होंगे। न सिर्फ शेखर दिव्या को लेकर कोल्ड बिहेव कर रहा था मगर उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वह बोला, अगर मैं ना कहा तो? ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हें इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और इस वक्त सबसे बढ़िया सॉल्यूशन यही है कि तुम मुझसे शादी कर लो। दिव्या ने अपने हाथ कॉन्फिडेंट को क्रॉस करते हुए कहा। तुम्हारे सपनों में? शेखर ने उसे दूर धक्का दे दिया जिसकी वजह से दिव्या तुरंत जमीन पर गिर गई और उसके घुटनों में चोट लग गई। शेखर भारद्वाज, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दिव्या चिख रही थी लेकिन हार्टलेस शेखर ने उसकी चीजों को बिल्कुल नहीं सुना और एक टैक्सी रोककर डायरेक्ट मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। रिपोर्टर्स आर्टिकल और पोस्ट कर रहे थे और दिव्या की इमेज की उन्होंने बैंड बजा दी थी। दिव्या के फैंस जब उन्होंने शेखर और उसकी बहुत सारी फोटोज देखी तो वह लोग बहुत शॉक थे और उन्होंने भरोसा हो गया कि दिव्या का कैरेक्टर अच्छा नहीं है और वह लोग उसके ऊपर बातें कमेंट करने लगे। और वही जब शेखर की मां और दिव्या की मां ने की न्यूज़ देखी तो उन्होंने तुरंत दिव्या को कांटेक्ट किया। वह तुरंत उसे करके घर पर पहुंची और उसने यह सबको कन्विंस किया कि उसे फ्रेम किया गया है। अपनी पूरी जिंदगी एक अच्छी और रिस्पेक्टेड टीचर की जिंदगी में जीने की वजह से शेखर की मां को इन सब की आदत नहीं थी। उन्होंने ऑलमोस्ट रोती हुई आवाज में कहा, किसने तुम्हें फंसाया? अब हम क्या करेंगे? अभी भी मैं शेखर को का कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। वह ठीक है ना? हाँ, वह ठीक ही है। वह ऑनलाइन पॉपुलर नहीं है इसलिए सारे के सारे कमेंट्स मेरे ऊपर ही डायरेक्ट है। वह किसी मुसीबत में नहीं पड़ेगा, मगर आंटी लगता है कि मुझे जल्द से जल्द शेखर से शादी करनी होगी। भले ही शेखर की मां अभी भी उदास थी मगर दिव्या की बात सुनकर वह थोड़ी खुश हुई और उन्होंने कहा, क्या इतनी सी बात है, सिर्फ शादी करने से हो जाएगा? हाँ, अगर वह ऑनलाइन डिक्लेयर कर दे कि वह सिंगल है और हमने शादी कर ली है तो सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। न सिर्फ यह डिजास्टर खत्म हो जाएगा बल्कि दिव्या के फैंस भी और बढ़ जाएंगे और जिन फैंस ने उसे भला बुरा कहा है उन्हें अपने एक्शंस को लेकर रिग्रेट होगा और वह उसे फ्यूचर में और लॉयल रहेंगे। उसकी बात सुनकर शेखर की मां ने हाँ में सर हिलाया और बोली, ठीक है फिर तो करो। एक बार मेरे हस्बैंड मुंबई आ जाए तो हम लोगों की शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। ओके। दिव्या मुस्कुराई मगर उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। क्या यह सब इतना आसान है या फिर यह कोई जाल है? अगर उन्होंने उसके लिए कोई जाल बिछाया हो गया है तो या फिर वही ज्यादा सोच रही है।
दिव्या ने अपने दिमाग से धीरे धीरे शक निकलना शुरू कर दिए। अब जब चीजें इस बिंदु तक बिगड़ चुकी हैं तो उसके पास शेखर से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर रुद्राक्ष उसका हस्बैंड नहीं है तो कौन है। शेखर भी काफी अच्छा है एक तरीके से। वह ऐसे परिवार से आता है जिसमें सभी पढ़े लिखे और स्कॉलर से, और उसने मैक्सवेल यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की है। धीरे धीरे फ्यूचर में उसके लिए चीज और भी अच्छी होगी। वह राघव की तरह नहीं है जो करोड़ों के कर्ज में हो। दिव्या का भरोसा था कि वह शेखर को जल्दी ही मना लेगी, और जैसा कि उसे उम्मीद थी वही सब हो रहा था। सारी न्यूज़ देखने के बाद प्रिंसिपल दीक्षित ने शेखर को अपने ऑफिस में बुलाया। जैसे ही शेखर यूनिवर्सिटी पहुंचा, उसके ऑफिस में आते ही गुस्से में उबलते हुए प्रिंसिपल दीक्षित ने अपने डेस्क पर हाथ मारा। शेखर को अब पता था कि उसके और दिव्या के एक ही बेड पर फोटोज पूरे इंटरनेट पर छाए हुए हैं, लेकिन उन्हें देखने के बाद उसका चेहरा और भी बिगड़ गया। वह बोला, सर यह सब गलतफहमी है, मेरी कोई शादी नहीं हुई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी शादी हुई है या फिर नहीं। प्रेस को पता चले कि तुम यहाँ पर एक प्रोफेसर हो और इसकी वजह से यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम हो सकता है। प्रेस रिपोर्टर्स को पता चले कि तुम कौन हो, उससे पहले इस सब को फिक्स करो, और अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। जब तक तुम सब कुछ फिक्स नहीं कर लेते तब तक तुम्हें यूनिवर्सिटी आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जगह पर दूसरे किसी टीचर को हायर करूंगा। मगर सर स्पेशल क्लास की एग्जाम्स आने वाली है, वह बहुत जल्दी। बाकी के सारे टीचर्स, अगर तुम्हें अपनी स्टूडेंट की इतनी ही फिक्र है तो तुम इस तरह के स्कैंडल में इन्वॉल्व भी नहीं हुए होते, जाओ यहाँ से। शेखर काफी बुरी एक्सप्रेशन के साथ प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकाला और उसने सोचा कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। शेखर को ऐसा लग रहा था जैसे प्रिंसिपल दीक्षित ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अगर उसका एक दो स्कैंडल हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, उसकी भी तो शादी की उम्र हो गई है, और वह विक्टिम है जिसकी फोटो से लेकर इस तरह ऑनलाइन वायरल कर दी गई है, तो उसे ही क्यों सस्पेंड किया जा रहा है। लेकिन वही बदकिस्मत था जिसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा था। तभी उसे अपने मेंटोर जो मैक्सवेल यूनिवर्सिटी से थे उनका कॉल आया। बोलिए सर। नोहा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी घोटाले की खबर मुझ तक पहुंच गई है। क्या तुमने एक्चुअली ग्रेजुएशन के बारे में सोचा भी है या फिर यही सब कर रहे हो तुम। एपिसोड 264, नताशा गई सिंघानिया मेंशन से। अब तक आपने सुना कि अनाहिता और रुद्राक्ष के बीच पहले किस होती है, और उसके बाद सबके प्रेशर में आकर शेखर को दिव्या से शादी करने के लिए हाँ करनी पड़ती है। अब आगे दिव्या ने कहा कि वह उसे कभी शादी नहीं करेगी, तो जवाब में शेखर मुंह बनाने लगा। वह अपनी पूरी जिंदगी ऐसी लड़की के साथ नहीं बीतने वाला था जिससे वह प्यार नहीं करता। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, दिव्या खन्ना, क्या तुम मुझे डरा रही हो। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम इन सारी चीजों को कैसे देखते हो, तुम मुझसे शादी करोगे या फिर नहीं। उधर शेखर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसने कहा, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर मिलेंगे। तो क्या फर्क पड़ता है कि दिव्या को डिवोर्स नहीं चाहिए। एक बार सब कुछ कम हो जाए तो उसके पास बहुत सारे मौके होंगे दिव्या से डिवोर्स लेने के। आफ्टर ऑल कोई भी लड़की नेकलेस और इमोशन एब्यूज बर्दाश्त नहीं कर सकती, स्पेशली दिव्या जैसी ब्राइट लड़की। उसे बिल्कुल चिंता नहीं थी कि दिव्या डिवोर्स के लिए मना करेगी। उसे पक्का भरोसा था कि वह दिव्या से डाइवोर्स तो ले ही लगा। कॉल कट होने के बाद दिव्या शेखर की मां के पास गई और उन्हें बताया कि आज ही वह लोग अपनी शादी रजिस्टर करवाने वाले हैं। यह सुनकर शेखर की मां खुश और हैरान दोनों हो गई, और आखिर में उन्होंने दिव्या को परमिशन दे दी और फिर अपना ब्रेसलेट निकाल कर दिव्या के हाथ पर पहनते हुए कहा, अभी से और इसी वक्त से तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुम्हारे और शेखर को थोड़ा और वक्त एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए था, एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए, लेकिन अब जब वक्त नहीं है तो तुम लोग शादी कर लो। तुम यहीं आकर मैं हमारे घर पर रहना, इस तरीके से तुम दोनों एक दूसरे के लिए और फीलिंग्स डेवलप कर पाओगे। ऑल राइट, दिव्या ने मुस्कुराकर कहा, और फिर हाँ मैं सर हिलाकर अपने हाथ में अपने डॉक्यूमेंट्स जो वह पहले से साथ लेकर आई थी उन्हें लेकर निकल गई। किसी को नहीं पता था कि दिव्या ने शेखर से शादी करने के लिए तुरंत हाँ इसलिए कह दी क्योंकि न सिर्फ वह उसके लिए एक अच्छा मैच था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि खन्ना परिवार के सिर को चेंज करने का वक्त आ गया था। इस वक्त खन्ना परिवार की हेड दिव्या के फादर थे, मगर खन्ना परिवार में एक रूल था कि जो भी खन्ना परिवार का नया हेड बनता है उसकी शादी होना जरूरी था, और उसके अलावा उनका डिवोर्स नहीं होना चाहिए। यह इसलिए था ताकि कोई भी बाहरी इंसान खन्ना परिवार की एशियन आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो जानकारियां हैं वह बाहर ना जान पाए।
दिव्या के पिता के 2 बेटे थे, एक की शादी हो गई थी जो दिव्या से बड़ा था और दूसरा छोटा था जो अभी स्कूल में ही था और वह दिव्या से छोटा था। अब जब अपॉर्चुनिटी खुद आ गई है तो दिव्या जल्द से जल्द शेखर से शादी करना चाहती थी ताकि वह अपने बड़े भाई के साथ हेड ऑफ द फैमिली बनने के लिए कंपटीशन कर सके और इसीलिए जल्द ही दिव्या मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंच गई। और जब शेखर को पता चला कि दिव्या उससे शादी क्यों करना चाहती है तो इस बीच उनका दोबारा झगड़ा हुआ। आखिर में शेखर मान गया, किसी भी चीज के अलावा उसने डिवोर्स की प्लानिंग पहले से ही कर दी थी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह दिव्या से कब और कैसे शादी करता है। आखिर में दिव्या ने जीत हासिल की और खुशी खुशी शादी कर ली। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि किस तरह की बुरी किस्मत यह शादी उसकी जिंदगी में लेकर आने वाली है। जैसे ही उनके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट आया उसने इंटरनेट पर अपनी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन डाल दिया। उसने अपनी मैरिज सर्टिफिकेट और शेखर की वर्क आईडी पोस्ट की और उसके साथ एक मैसेज भी लिखा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह मेरी प्राइवेट लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। और उन पिक्चर्स में जो इंसान दिखाई दे रहे हैं वह है शेखर भारद्वाज, मुंबई यूनिवर्सिटी के स्पेशल क्लास के एक प्रोफेसर। शेखर और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और आज हमने शादी कर ली है। मैं किसी और की शादीशुदा जिंदगी नहीं बिगाड़ रही हूँ। अगर आप किसी ने मेरी इस घर के बारे में कोई अफवाह फैलाए तुम्हें उसे कोर्ट में मिलेगी और हम उसे रिपोर्टर्स के ऊपर भी लीगल एक्शन लेंगे जो उसे तरह होटल में घुसाए थे और जिन्होंने हमारी फोटोज ली। आप सबके लिए टाइम के लिए थैंक यू। इस इंसिडेंट के बारे में मुझे इतना ही कहना था। जैसे ही यह पोस्ट पब्लिश हुई जो फैस दिव्या पर शुरू से भरोसा कर रहे थे वह तुरंत ही आगे आकर बोलने लगे, मैं जानता था कि दिव्या इनोसेंट है। कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है जो इतनी अच्छी डॉक्टर को सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए बदनाम करें। उसे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। जो हैट्स और घटिया लोग दिव्या को बदनाम कर रहे थे उन्हें माफी मांगनी चाहिए, वरना दिव्या तुम अपनी नज़र से कहकर उनके खिलाफ वह कसे कर देना। जो पहले दिव्या के फैन थे और बाद में उसके बारे में भला बुरा कह रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें कानून की धमकी दी गई उन्होंने जल्दी से माफी मांग ली और उन्होंने कसम खाई कि वह हमेशा दिव्या का साथ देंगे। कुछ घंटे में दिव्या की पॉपुलैरिटी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी और कुछ लोग तो उसके साथ सिंपैथाइज हुए थे, मगर शेखर खुश नहीं था। उसने पूछा, तुमने अनाहिता और रुद्राक्ष की इन्वॉल्वमेंट को क्यों नहीं पब्लिक किया? शेखर ने पोस्ट देखी और आगे बोला, तुमने बस नेटिसीजन और मीडिया के बारे में ही कहा है। तुमने इस समय अनाहिता रुद्राक्ष का नाम बिल्कुल नहीं लिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम गलत कर रही हो? वह दोनों ही में पॉइंट थे, उनकी वजह से ही सब हुआ था। अगर वह नहीं होते तो हम दोनों, क्या यह हाल नहीं हुआ होता? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यह नहीं करना था? दिव्या ने गुस्से में कहा, उस अनाहिता ने कल रात मुझे मार मार के परफ्यूम के बारे में बताने के लिए मजबूर किया था और उसे रिकॉर्ड कर लिया था। अगर मैं उन दोनों का नाम अपनी पोस्ट में लिया ना तो वह लोग तुरंत दुनिया वालों को वह रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। यह सुनकर शेखर चुप हो गया तो दिव्या आगे बोली, अगर हम लोगों ने उनके खिलाफ कुछ किया तो उन्हें सिर्फ छोटी से सजा मिलेगी कि उन्होंने प्राइवेसी में दखल दिया है, लेकिन हमारा क्या? हमने उसे ड्रग देने की कोशिश की और तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। यह दोनों ही सीरियस क्राइम है, हमें बहुत बड़ी सजा मिल सकती है इन सब के लिए। इसलिए हम आज के बाद इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, समझ में ही बात? यह सब सुनकर शेखर ने गुस्से में दांत पीस लिए और बोला, मैं जा रहा हूँ वापस यूनिवर्सिटी। इतना कहकर वह मुड़ा और उसने गाड़ी में बैठ गया। मुझे अस्पताल भेज दो। दिव्या उसके पीछे भागी मगर दरवाज़ा बंद होने से उसकी उंगली दरवाजे में फंस गई जिसे निकलते हैं। शेखर ने गाड़ी शुरू की और वहां से चला गया। उसे ले जाने का कोई इरादा नहीं था। डैम इट! दिव्या ने गुस्से में अपना पैर पटका। ठीक उसी वक्त उसका फोन बजा। उसे लगा कि यह शेखर का नंबर होगा जिसे फाइनली होश आ गया है, इसलिए उसने उसके जाते हुए फोन उठाया। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब भी यह कॉल राघव की तरफ से निकला। उसने गुस्से में इम्पेशनेट होकर पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें राघव? दूसरी तरफ से राघव के उदास आवाज सुनाई दी, दिव्या क्या तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने पोस्ट देखी ऑनलाइन। क्या हो रहा है या नहीं इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? जहां तक मुझे पता है फाइनली तुमने एक छोटे से अस्पताल में अपनी नौकरी ले ली थी, मगर संभव सर ने मीडिया में तुम्हारी करप्शन के सारी एविडेंस रिलीज कर दिए हैं, जिसके कारण तुम्हारी नौकरी फिर चली गई है। तुम्हारा खुद का वक्त खराब चल रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम मेरी मामले में बोलो? दिव्या, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था और मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। तुम्हारी शिफ्ट को कवर करने के लिए मैंने अपने डैड के एक्सीडेंट के बाद जो वह मर रहे थे तब उन्हें आखिरी बार देखने भी नहीं गया था।
तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। राघव की बातें सुनने के बाद दिव्या ने जवाब देने की जगह उसको कॉल कट कर दिया और उसे कॉल ब्लॉक कर दिया। उसके लिए राघव एक कचरे की ढेर के अलावा और कुछ नहीं था और जो उसे किसी काम का नहीं था, और जब एक बार उसका काम खत्म हो गया है तो उसे फेंक देना ही सही है। वहीं शेखर वहां से अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचा और डायरेक्टर प्रिंसिपल दीक्षित के पास गया। प्रिंसिपल दीक्षित बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए दिमाग के इंसान थे जो उनके कामों के अनुसार किसी को सजा या फिर रिपोर्ट देते थे। जब उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट देखी तब उन्हें रियलाइज हुआ कि शेखर भी इन सब में विक्टिम है, इसलिए उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और फिर याद दिलाया आज फ्राइडे है और जल्दी ही सोमवार आ जाएगा, इसलिए प्रिपरेशन तैयार कर दो। तुम्हें फ्लैश रेसिंग सेरेमनी के दौरान अनाहिता से पहले वाले मामलों के लिए माफ़ी मांगनी है। यह सुनते ही शेखर के चेहरे के एक्सप्रेशन जम गए और उसने धीरे से हाँ में से हिलाया और कहा, मैं समझ गया सर। सख्त एक्सप्रेशन के साथ शेखर अपनी क्लासरूम में वापस आया और जैसे ही वह अंदर आया उसे आखिरी रो में बैठी हुई अनाहिता दिखाई दी, जिससे उसका चेहरा और भी डार्क हो गया। आसपास का ऑरा इतना ठंड हो गया था कि बाकी स्टूडेंट उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। पूरी क्लास के दौरान पूरे स्टूडेंट अपने हरकतों और बातों को लेकर काफ़ी केयरफुल थे। फाइनली जब क्लास खत्म हुई तो बहुत सारे स्टूडेंट ने एक राहत की सांस ली, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद शेखर तुरंत बाहर नहीं गया और कोल्डली बोला, हमारी क्लास के मंथली टेस्ट अगले बृहस्पतिवार और शुक्रवार को होंगे, इसलिए सब लोगों को वीकेंड के दौरान अपने रिवीजन कर लेना। मंथली टेस्ट के बाद 3 स्टूडेंट जिनमें सबसे कम नंबर आएंगे उन्हें स्पेशल क्लास से निकाल दिया जाएगा। अच्छे से मेहनत करना, अगर तुम लोग फेल हो जाओ तो मेरे पास रोते हुए मत आना। यह सब बातें बोलते हुए उसकी नज़र वीरेन और अनाहिता पर टिकी हुई थी। तो जहां तक शेखर जानता था, या अनाहिता कुछ क्लास में या तो छुट्टी लेती थी या फिर सोती रहती थी, वह अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। और उसके अलावा हुई शेखर यह मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि कल रात जो हुआ उसकी वजह से अनाहिता बिल्कुल अफेक्टेड नहीं है। अगर अनाहिता उसकी नहीं हो सकती है तो वह उसे स्पेशल क्लास से बाहर निकाल देगा ताकि वह उसकी नज़रों के सामने और उसके दिमाग में ना रहे। यह डिसीजन उसने अपने मन ही मन बना लिया था, इसलिए शेखर ने एग्जाम्स की डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाने का सोच लिया। भले ही सारे फ्रेशर्स को सेम टाइम पर एग्ज़ाम होने वाले थे, लेकिन स्पेशल क्लास के लिए यह सब अलग था। उनके कुछ अलग सब्जेक्ट थे जिसमें एडवांस्ड मैथमेटिक्स भी इंक्लूड था और वह इन सब तैयारी का इंचार्ज था। और वही अनाहिता को कैसे नहीं पता होता कि वह क्या प्लानिंग कर रहा है। उसने शेखर की नज़रों को इग्नोर किया और अंदर ही अंदर हंसी और फिर वीरेन की तरफ मुड़कर उसने पूछा, वैसे आने वाले एग्ज़ाम के लिए तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? वीरेन बोला, आई थिंक मैं सबसे बुरी स्टूडेंट में से नहीं होगा। अनाहिता बोली, यह सुनकर अच्छा लगा और फिर अद्वैत की तरफ मुड़कर पूछा, तुम्हारा क्या? अद्विक ने अपना गला साफ किया और धीरे से बोला, शायद मैं आप लोगों को गुड बाय कहने वाला हूँ। मैं सचमुच पढ़ाई करने वाले इंसानों में से नहीं हूँ। यह सुनकर अनाहिता ने एक गहरी सांस छोड़ी। वह इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। अद्विक वीरेन की तरह बिल्कुल नहीं था। वह पढ़ाई में वह बहुत ही कमज़ोर था शुरू से ही, इसलिए अनाहिता उसके नेचर को तो नहीं बदल सकती थी। वही सिंघानिया हिमाचल में जब रुद्राक्ष के आदमियों ने सुमित्रा जी को वापस मेंशन पहुंचा दिया था, तभी से उनकी तबीयत खराब थी और जब वह सोई तो उन्हें बहुत सारे बुरे बुरे सपने आ रहे थे। मेन प्रॉब्लम यह नहीं थी कि रुद्राक्ष ने कैसी लड़की से शादी की है जो उनके सोशल सर्कल में नहीं आती है। अनाहिता जिसने अपनी परिवार ने छोड़ दिया है और वह गांव की लड़की है। इनफैक्ट उसकी और भी कॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिटी थी जिसकी वजह से अगर वह किसी के साथ इन्वॉल्व हुई तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। और उसके अलावा अनाहिता अपने पियानो से स्किल के अलावा और किसी चीज़ में माहिर नहीं थी। ठीक उसी वक्त एक बटलर रूम के अंदर आया और बोला, मैडम नताशा मैडम आई है और वह अपनी चीज़ पैक कर रही है। यह सुनते ही सुमित्रा जी का चेहरा और खराब हो गया और उन्होंने तुरंत पेड़ से उठते हुए कहा, चलो मुझे उसके पास ले चलो। जब तक सुमित्रा जी नताशा के पास पहुंची तब तक उसकी पैकिंग पूरी हो गई थी और वह घर से जाने ही वाली थी। नताशा, सुमित्रा जी चिल्लाई और उन्होंने नताशा का सूटकेस पकड़ते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम? क्या तुम सचमुच घर छोड़कर मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो? अपनी आंखों में आंसू लिए नताशा ने रोते हुए कहा, आंटी अपने सुना ना कि मिस्टर सिंघानिया ने थोड़ी देर पहले क्या कहा? मेरी भी डिग्निटी है। मेरी मॉम ने भी यहाँ से कुछ दूरी पर एक जगह किराए पर ले ली है, इसलिए मैं अभी तुरंत मूव कर रही हूँ। तुम उस बदमाश की बात क्यों सुन रही हो?
मैं उसकी माँ हूँ और इस मेंशन की ओनर। अगर मैं कह रही हूँ कि तुम रह सकती हो तो तुम रह सकती हो। आई एम सॉरी आंटी। नताशा ने ना में सर हिलाया और कहा, मेरे यहाँ रहना ठीक नहीं है। मिस्टर सिंघानिया ऑलरेडी शादीशुदा है और अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो दूसरे लोग मुझे घर तोड़ने वाली लड़की कहेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। यह सुनते ही गुस्से में सुमित्रा जी ने अपना पैर पटककर कहा, वह शैतान लड़का, उसकी हिम्मत कैसी हुई है बिना मुझे बताएं शादी करने की। सुमित्रा जी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नताशा तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना होगा। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही मैं उस लड़की से रुद्राक्ष का डाइवोर्स करवा दूंगी। तब तुम वापस आ जाना और तब तुम्हारे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं सबके सामने यह इंट्रोड्यूस भी कर दूंगी कि तुम्हें ही मेरी होने वाली इकलौती बहू हो। यह सुनकर नताशा खुश हो गई, मगर फिर भी उसने सुमित्रा जी की तरफ देखकर एक पोलाइट स्माइल के साथ कहा, आंटी उन दोनों के बीच में बहुत ही प्यार है। मैं तीसरा इंसान नहीं बनना चाहती। आज के बाद मैं आपसे मिलने आती रहूंगी, लेकिन अच्छा रहेगा कि मैं उनके रिश्ते में ना हूं। मुझे किसी का घर नहीं तोड़ना है। देखो तो तुम हर तरीके से अच्छी हो और तुम्हारा दिल भी कितना सॉफ्ट है। रुद्राक्ष को उसमें अभी इंटरेस्ट है क्योंकि वह थोड़ी खूबसूरत दिखती है। वह कोई भी सच्चा प्यार नहीं है। बस मुझ पर भरोसा करो और मुझे 1 हफ्ता दो और रुद्राक्ष पर गिव अप मत करना, ओके। एक कड़वी मुस्कुराहट नताशा के चेहरे पर आ गई और उसने हाँ में सर हिलाया, मगर दिल में वह खुश हो रही थी। क्या फर्क पड़ता है कि अनाहिता रुद्राक्ष के लीगल वाइफ है? क्या उसे लगता है कि वह सुमित्रा जी का दिल जीत पाएगी? उनकी शादी मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। आखिर में नताशा अपने सूटकेस का साथ चली गई और उसके जाते ही सुमित्रा जी ने रुद्राक्ष को कॉल किया। कॉल पिक होती ही सुमित्रा जी तुरंत बोली, रुद्राक्ष सिंघानिया अभी के अभी घर आओ वरना मैं अभी अपनी जान ले लूंगी। रुद्राक्ष को यह सारी बातें सुमित्रा जी का भी सख्त और तेज आवाज में बोल रही थी, जिससे वहां खड़ा बटलर भी हैरान हो गया। आफ्टर ऑल उसने कभी सुमित्रा जी को रुद्राक्ष से इस तरह बात करते हुए नहीं सुना था। सुमित्रा जी ने उम्मीद की थी कि रुद्राक्ष इस बार उनकी बात नहीं टालेगा, लेकिन वह बोला, मैं तब वापस आऊंगा जब मेरा कंपनी का काम खत्म हो जाएगा। तुम जल्दी आना होगा वरना मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेना। इतना कहकर सुमित्रा जी ने कॉल कट कर दिया और वही फोन की दूसरी तरफ रुद्राक्ष ने इरिटेट होकर अपनी डॉक्यूमेंट साइड में फेंक दिए और वह अपने लैपटॉप पर देखने लगा, जिस पर रोमांस शो का 10वां एपिसोड चल रहा था। रुद्राक्ष ने अपनी लैपटॉप स्क्रीन बंद की और ना चाहते हुए और अनाहिता को कॉल किया। अनाहिता घर के लिए निकलने की वाली थी, तभी रुद्राक्ष का कॉल आया। कॉलर आईडी देखकर ही इस बार उसके दिल की धड़कन बन गई, लेकिन उसने अपना गला साफ किया और कॉल उठाते हुए कहा, हेलो माहिरा। रुद्राक्ष की आवाज़ सॉफ्ट थी। मेरी मॉम ने मुझसे कहा है कि मैं आज घर आकर उनसे मिलूं लूं, इसलिए मैं आज रात घर नहीं आऊंगा। अनाहिता थोड़ी देर के लिए शांत रही और फिर उसने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, कोई बात नहीं। जब वह गुस्सा होती है तो वह कुछ भी बोलने लगती है। मैं नहीं चाहता कि उनकी बातों से तुम हर्ट हो जाओ। रुद्राक्ष इतना कहकर रुका और फिर बोला, चिंता मत करो, मैं इस मामले से को डील कर लूंगा। और सीताएस किचन के मैनेजर ने मुझे कॉल किया था और बताया था कि मंथली रिपोर्ट बाहर आ गई है और उसे ओनर रेस्टोरेंट की ओनर होने की नाते मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर देखना चाहिए। ओके, अनाहिता ने जवाब दिया। ठीक उसी वक्त त्रिशा अनाहिता के पास आई, जिसने अनाहिता के चेहरे पर कुछ अलग नोटिस किया और पूछा, क्या बात है? कुछ नहीं, लास्ट मिनट पर कोई काम आ गया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ लाइब्रेरी नहीं आ सकती। एम सॉरी। कोई बात नहीं, जो काम करना है करो। मैं भी जल्दी ही वापस अपने कमरे में जा रही हूँ रिवीजन करने के लिए। ऑल राइट, अगर तुम्हें भी किसी भी सवाल में मदद की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। त्रिशा को बाय कहने के बाद अनाहिता ने एक टैक्सी बुक की और सीताएस किचन के लिए निकल गई। यह प्रोफेसर थॉमस का दूसरा दिन था इंडिया में। आज उन्हें ट्रांसलेशन लाइसेंस के साथ निकलना था। नताशा के पास से जाते हुए प्रोफेसर थॉमस ने पूछा, यह सारे लेसन प्लान्स ट्रांसलेट हो गए हैं? नताशा ने हाँ में सर हिलाया और कॉन्फिडेंटली वह पेपर से थॉमस को दिए। थॉमस ने वह पेपर लिए और कुछ पेज पढ़ने के बाद उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। अथर्व सर जो उनके साथ ही खड़े थे, जब उन्होंने ऐसे एक्सप्रेशन देखे तो उन्हें कुछ गलत है होने का एहसास हुआ और उन्होंने पूछा, प्रोफेसर थॉमस क्या कुछ गलत है लेसन प्लान में? वही नताशा का भी दिल बेचैनी से भरा हुआ था। क्या ट्रांसलेट लेसन प्लान में कुछ गलत है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी मम्मी तो बहुत सारे पैसे खर्च करके एक ट्रांसलेटर को हायर किया था और वह श्योर है कि ट्रांसलेटर प्रोफेशन ही होगा, इसलिए कोई गलती होना मुश्किल था।
यह सुनकर प्रोफेसर थॉमस ने वह सारे पेपर्स अथर्व सर को देते हुए कहा, आप खुद देख लीजिए। अथर्व ने वह सारे पेपर्स लिए और अपने आप पढ़ने लगे और प्रोफेसर थॉमस की तरह उनकी एक्सप्रेशन भी डार्क हो गए। अगले ही सेकंड उन्होंने नताशा को घुर कर देखा और चिल्लाते हुए बोले, तो तुम यह टास्क इस तरह कंप्लीट करोगी जो हमने तुम्हें दिया था? अगर तुम कैपेबल नहीं थी तो तुम्हें हमें पहले बता देना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सब के लिए मशीन ट्रांसलेशन इस्तेमाल करने की? यह सुनते ही नताशा जम गई और बोली, मशीन ट्रांसलेशन? यह इम्पॉसिबल है। उसने क्लियरली एक ट्रांसलेटर को कहा था ट्रांसलेट करने के लिए। शोक में नताशा ने अथर्व सर से वह पेपर लिए और देखने लगी। जब वह उनके पलटकर देखने में बिजी थी बिना प्रोफेसर की तरफ ध्यान दिए तो उसने कुछ अजीब से नोटिस किया। पहले की कुछ पेज तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन छठे पेज के बाद से सभी पेज के ऊपर प्रिंटेड था रीइंस्ट्रक्शन मशीन ट्रांसलेशन। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 265 प्रोफेसर थॉमस अनाहिता से मिले। अब तक आपने सुना कि नताशा रुद्राक्ष के घर से निकल जाती है और ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करवाए हुए सारे पेपर्स उन्हें देती है, तो दोनों ही प्रोफेसर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अब आगे हर एक पेज के ऊपर अंडरलाइन में लिखा हुआ था रियान इंस्टॉलेशन मशीन ट्रांसलेशन, और उसके साथ एक डेस्टिनेशन वेबसाइट का एड्रेस भी था जो कॉपीराइट नोटिस था, और जिसकी वजह से प्रोफेसर थॉमस को रियलाइज हो गया कि यह सारे लेसन्स नताशा ने नहीं ट्रांसलेट किए हैं। जब नताशा ने वह शब्द पढ़े तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई कि वह उसकी आंखों से ही बाहर आने वाली थी। मशीन ट्रांसलेशन, लेकिन उसने मशीन ट्रांसलेशन कैसे इस्तेमाल किया इसके लिए तो अथर्व सर के चेहरे पर काफी गुस्से पर एक्सप्रेशन आ गए और उन्होंने कहा, हमने तुम्हें यह मौका ट्रांसलेशन का इसलिए दिया था ताकि हमें उम्मीद थी कि तुम इसे बहुत कुछ सीखोगी और हमारे कॉलेज और मैक्सवेल यूनिवर्सिटी दोनों को ही काफी फायदा होगा, लेकिन तुमने हमें यह दिया। अथर्व सर, मैं नताशा का चेहरा पीला पड़ गया था, वह पैनिक कर रही थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं रुक जाओ। अथर्व से ने उसे रोका और फिर माफी वाले एक्सप्रेशन के साथ प्रोफेसर थॉमस की तरफ देखकर बोले, प्रोफेसर थॉमस, मैं सिंसियरली आपसे माफी मांगता हूँ। हम अपने स्टूडेंट पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करो बैठे थे। यह हमारी गलती है जो हमने इतना मुश्किल काम इससे दे दिया। अपनी भौहों वापस में सिकुड़ते हुए प्रोफेसर थॉमस बोले, एक ट्रांसलेशन टूल इस्तेमाल करना यहाँ पर मेन इशू नहीं है। मेन इशू यह है कि हम इस लेसन प्लान्स को हमारी रिसर्च में इस्तेमाल करने का सोच रहे थे, और जिसकी वजह से मशीन ट्रांसलेशन के ज्यादातर टर्म और शब्द एक्यूरेट नहीं होते हैं। इसलिए अब यह लेसन प्लान्स हमारे किसी काम के नहीं होंगे। अपने लिप्स बीते करते हुए अथर्व सर बोले, क्या आप हमें एक और दिन दे सकते हैं? हमें डेफिनेटली एक नई कॉपी बना देंगे आपके लिए। प्रोफेसर थॉमस ने उनकी बात सुनकर हाथ वेव करते हुए कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 3 घंटे दे सकता हूँ। 3 घंटे? प्रोफेसर थॉमस की बात सुनकर अथर्व सर तेज आवाज में बोले। तब जाकर उन्हें रिलायंस हुआ कि उनकी इमोशन पर से कंट्रोल छूट गया है, तो उन्होंने मुस्कुराकर माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन प्रोफेसर थॉमस की आप मजाक कर रहे हैं। 3 घंटे? अगर हम हमारे सारे यूजरनेशन टीचर्स को भी है इकट्ठा कर ले तो भी हम 3 घंटे में नहीं कर पाएंगे। न सिर्फ उन्हें ओरिजिनल टैक्स को ट्रांसलेट करना था, बल्कि उन्हें ओरिजिनल से लेसन प्लान्स के इन्फॉर्मेशन भी निकालनी थी। अगर इस लेसन प्लान को किसी और लैंग्वेज में या फिर किसी और सब्जेक्ट में ट्रांसलेट करना होता तो यह काम आसान होता, लेकिन इस लेसन प्लान को ट्रांसलेट एडवांस मैथमेटिक में करना था और यह किसी और सब्जेक्ट से 10 गुना ज्यादा मुश्किल था। 3 घंटे बहुत ही कम वक्त है उनके सब के लिए। लेकिन प्रोफेसर थॉमस ने ना में सर हिलाते हुए कहा, यही ज्यादा से ज्यादा वक्त मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। मुझे अपने देश लौटकर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। अगर आप लोग यह नहीं कर सकते तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं मैक्सवेल यूनिवर्सिटी को लेसन प्लान्स नहीं दे पाऊंगा। यह थोड़ा एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग अपनी डील पूरी नहीं कर पाता है तो मुझे भी अपनी बातों से पीछे हटना होगा। अथर्व सर ने अपने लिप्स को तेजी से बाइट किया और फाइनली एग्री होते हुए बोले, ओके, हमें 3 घंटे दीजिए। 3 घंटे से पहले हम डेफिनेटली ट्रांसलेशन लेसन आपको दे देंगे। यह सुनकर प्रोफेसर थॉमस ने हाँ में सर हिलाया और बोले, ठीक है, फिर तो मैं तुम्हें दूसरा मौका देता हूँ। मैं अभी खाना खाने बाहर जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँ तो मुझे उम्मीद है कि काम कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अपना खाना एंजॉय कीजिएगा।
अथर्व सर ने पॉलिटली दरवाजे की तरफ इशारा किया तो प्रोफेसर थॉमस थाहा में सर हिलाकर वहां से चले गए। जैसे ही प्रोफेसर थॉमस मीटिंग रूम से बाहर निकले, अथर्व सर ने प्रिंसिपल दीक्षित को कॉल किया और उन्हें इस मामले के बारे में इन्फॉर्म किया, जिससे प्रिंसिपल सर को तुरंत गुस्सा आ गया और वह बोले उसकी हिम्मत कैसे हुई मशीन ट्रांसलेशन उज करने की। कितना वक्त लगा था मैक्सवेल यूनिवर्सिटीज को मनाने में ताकि हमारे साथ वह लोग एक्सचेंज लेसन प्लान्स वाली यह बात माने। तुम भी बेवकूफ़ ही हो, तुम्हें ऐसे ही इतना इम्पोर्टेंट टास्क सिर्फ एक स्टूडेंट को कैसे सौंप दे सकते हो बिना किसी सुपरविजन के। सर सचमुच इसमें हमारी ही गलती थी, मगर नताशा बहुत ही श्योर थी कि वह इस टास्क में सक्सेसफुल हो जाएगी और अच्छे से कंप्लीट कर लेगी। हमने सोचा कि वह सच में ऐसा कर सकती है, इसलिए हम एक्सप्लेन करना बंद करो। इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी अब मैं आ रही है कि हम किसी तरह इन 3 घंटे में उन लेसन प्लान को ट्रांसलेट करें। मैं सारे एस्ट्रोनॉमी टीचर्स और एडवांस मैथमेटिक्स टीचर्स को इकट्ठा कर रहा हूं मीटिंग रूम में, ताकि वह ट्रांसलेशन को असिस्ट कर सके। और जहां तक बात रही नाश्ता की, एक बार यह सब खत्म हो जाए तो उसे 3000 शब्दों में माफ़ी मांगनी होगी, लेटर लिखकर और देना होगा। मैं समझ गया सर। कॉल खत्म होने के बाद अथर्व सर ने पीछे मुड़कर नताशा की तरफ वह देखा और कहा, क्या तुमने सुना यह सब? भले ही कॉल स्पीकर पर होने की वजह से नताशा ने सब कुछ सुना था, लेकिन वह इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने लिप्स बाइट की है और उसे रिग्रेट होने लगा कि उसने यह टास्क क्यों लिया। अगर उसने यह टास्क खुद आगे बढ़कर नहीं लिया होता तो इस वक्त जिस इंसान को डांट पड़ रही होगी कि वह अनाहिता होती। सिर्फ तभी अनाहिता यह काम नहीं करना चाहती थी, उसे पता था कि इन सब का यही नतीजा होने वाला है। वह एक स्कीमिंग बिच है, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए, नताशा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह तेज आवाज में अथर्व सर से बात कर सके। वह वही चुपचाप खड़ी होकर दूसरे टीचर्स का गुस्सा और नाराजगी झेल रही थी। जब अथर्व सर ने नताशा के चेहरे की एक्सप्रेशन देखे तो वह बोले, लगता है तुम्हें सुन लिया है, एक पेन और पेपर को और माफी का लेटर लिखो जाने से पहले। नताशा ने अपने लिप्स बाइट कर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, अथर्व सर मेरी गलती थी, मुझे जल्दी की वजह से मशीन ट्रांसलेशन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, मैं अभी माफी का लेटर लिखती हूँ। नताशा के चेहरे पर वैसे मासूम एक्सप्रेशन और आंसू देखकर अथर्व सर का गुस्सा थोड़ा सा कम हो गया और उन्होंने हाँ मैं सर हिलाकर कहा, अभी के अभी अनाहिता को कांटेक्ट करो और जल्द से बुलाओ हमारी मदद के लिए। उनकी यह बात सुनकर नताशा अपनी जगह पर जम गई और उसके अंदर गुस्सा और जलन भरने लगा और अचानक से उसके मुंह से निकला, अथर्व सर अनाहिता ने पहले ही इस काम के लिए आपको मना कर दिया था क्योंकि वह जानती थी कि वह यह टास्क कंप्लीट नहीं कर सकती। बकवास बंद करो, अथर्व सर ने उसे रुकते हुए कहा, मैं उसका टीचर हूँ और तुमसे ज्यादा उसकी कैपेबिलिटी जानता हूँ। अच्छा होगा कि तुम अपनी माफी का लेटर जल्द से जल्द खत्म करो, मैं अनाहिता को खुद कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ। अथर्व सर ने इतना कहने के बाद नताशा को पूरी तरह इग्नोर किया और अनाहिता को कॉल करने के लिए मुड़ गए, लेकिन उन्हें जाने उनका कॉल नहीं उठाया, इसलिए बिना किसी चॉइस के अथर्व सर सिर्फ ट्रांसलेशन का प्लान बाकी टीचर्स के साथ खुद ही कंप्लीट कर सकते थे। जेलेसी नताशा को ऊपर से नीचे तक घेर चुकी थी। अपने दांत पीते हुए वह मीटिंग रूम से बाहर निकाल कर लेक्चर ब्लॉक की तरफ जाने लगी। जैसे ही वह एक खाली जगह पर पहुंच गई, उसने ट्रांसलेटर को फ़ोन किया और जैसे ही कॉल उठा नताशा ने गुस्से में उसे सवाल पूछना शुरू कर दिया, क्या बात हुई थी हमारी? तुमने कुछ पेज के बाद मशीन ट्रांसलेशन क्यों इस्तेमाल की? क्या मैंने तुमसे बोला नहीं था कि मुझे किसी इंसान के ट्रांसलेशन की ज़रूरत है, ना कि कोई मशीन? जैसे ही नताशा ने अपनी बात खत्म की, दूसरी तरफ से ट्रांसलेटर की कंफ्यूज आवाज़ आई, मिस राय मैंने वह सब अपने आप ही ट्रांसलेट किया था, मैं आपकी बात टालने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? तो फिर उन सारे प्रिंटेड पेज के ऊपर किसी ट्रांसलेट मशीन के कॉपीराइट नोटिस क्यों लिखे हुए थे? ऐसा कैसे हो सकता है मिस नताशा? क्या अपने रोग डॉक्यूमेंट प्रिंट कर दिए? इतना सुनकर नताशा कंफ्यूजन में इधर-उधर घूमने लगी। ट्रांसलेटर जो उसकी मॉम ने हायर किया था वह एक प्रोफेशनल था, तो वह ऐसी गलती कैसे कर सकता है, या फिर उसी से कोई गलती हुई है? क्या हो रहा है? होल्ड ऑन, मुझे वह फाइल तुम्हें भेजना दो, तुम खुद देख लेना। इतना कहकर नताशा ने कॉल कट किया और उस ट्रांसलेटर को फाइल भेज दी। ट्रांसलेटर ने जल्दी ही वापस उसे कॉल किया और बोला, मिस राय यह वह फाइल नहीं है जो आपने मुझे भेजी थी, मुझे नहीं पता कि यह कौन सी फाइल है। क्या? नताशा ने हैरानी से कहा, क्या बोल रहे हो तुम? यस मैम, आपको वही ट्रांसलेटेड फाइल भेजी थी जो मेरे पास आई थी, आप अपना ईमेल चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ।
यह सुनकर जब नताशा ने अपना ईमेल चेक किया और दोनों फाइल्स को कंपेयर किया तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि ट्रांसलेटर सही बोल रहा है, दोनों फाइल्स अलग अलग है। लेकिन ऐसा किसने किया? गुस्से में नताशा ने ऑलमोस्ट अपने दांत पीसते हुए थोड़ी टहलाती रही और अगले ही सेकेंड नताशा के दिमाग में कोई आइडिया आया और वह बोली, अनाहिता, मुझे पता है यह उसी का काम होगा, उसे ही मुझसे पंगा लेना होगा और उसी ने किसी को कहकर उसकी ईमेल अकाउंट को हैक करवाया होगा और उन फाइल्स को बदल दिया होगा। यह अनाहिता के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वह बिच, नताशा वही गुस्से में खड़े होकर चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ चारों तरफ घूम रही थी। वहीं दूसरी तरफ अनाहिता सीताएस किचन के मंथली रिपोर्ट चेक कर रही थी, लेकिन उसे हैरानी तब हुई कि यह नॉर्मल साइज छोटा सा रेस्टोरेंट एक्चुअली में इतना कमाई करता है। लगभग महीने के 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। पहले ही 3 लाख रुपए उसके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इतने छोटे से रेस्टोरेंट के लिए 3 लाख का प्रॉफिट काफी बड़ी बात थी। थैंक यू आप लोगों के इतनी मेहनत करने के लिए। मैंने रिपोर्ट देखी है और वह काफी अच्छी है। अनाहिता ने वह रिपोर्ट वापस मैनेजर को दे दी। उसकी बात सुनकर मैनेजर एक राहत की सांस ली और वह कहा, रुद्राक्ष सर ने मुझसे कहा था कि मैं इस रेस्टोरेंट को अच्छे से मैनेज करूं। मुझे खुशी हुई कि आपको हमें मेरा काम पसंद आया। रुद्राक्ष का नाम सुनकर अनाहिता कुछ देर के लिए शांत हो गई और फिर उसने मैनेजर को देखकर मुस्कुरा कर कहा, आप लोगों ने कभी भी एक रेस्टोरेंट चैन खोलने की सोची है? एक चैन? स्टोर मैनेजर ने ना में सर हिलाया और कहा, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। शायद आपको इस बारे में सोचना चाहिए। मैं सोच रही थी कि सीताएस किचन को एक रेस्टोरेंट चैन बनाया जाए जो पूरी इंडिया में फैली हो। अगर चीजें अच्छी रही तो हम इस रेस्टोरेंट चेन को ग्लोबल भी कर सकते हैं। यह सुनकर मैनेजर की आंखों में तुरंत चमक आ गई और वह बोला, सचमुच? हाँ, अनाहिता ने कहा, यह रेस्टोरेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं इस बिजनेस को सचमुच आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मेन शेफ से कम्युनिकेट करके और सिग्नेचर और स्पेशल डिशेज बनानी होगी इन सब से पहले। यह सुनते ही मैनेजर ने खुश होकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी अपनी हेड शेफ को इस बारे में बताते हैं। मैं श्योर हूँ कि वह भी यह सुनकर उतने ही खुश होंगे जितना मैं हूँ। ठीक है। उसी वक्त एक वेटर ने अंदर जाकर इन्फॉर्म किया, वहां पर बाहर एक फॉरेनर कस्टमर आए हुए हैं जो हमारे हिंदी में लिखे मेन्यू को पढ़ नहीं पा रहे हैं और ना ही हमें अस्ट्रोनेशन आती है। क्या आपको लगता है? मैं जाती हूँ। कुछ कदम आगे लेने के बाद अनाहिता ने पीछे मुड़कर मैनेजर की तरफ देखा और कहा, अगर हम रेस्टोरेंट को साइज को बड़ा करना चाहते हैं और इस ग्लोबल चेन बनाना चाहते हैं तो हमें इसके मेन्यू पर भी ध्यान देना होगा। अभी से इसी वक्त से हमारे मेन्यू में 2 अलग-अलग या फिर 3 अलग-अलग लैंग्वेज में लिखी होगी। हिंदी इंग्लिश तो मस्ट है, लेकिन हम लोग इसमें अस्ट्रोनेशन और बाकी कुछ लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करेंगे। यह हमारे लिए अच्छा होगा। श्योर, आप यह मुझ पर छोड़ दीजिए, मैनेजर ने कहा तो अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और वेटर के साथ डाइनिंग एरिया में चली गई। वहां पर वेटर ने एक तरफ इशारा किया, वहां मैम। अनाहिता ने उस तरफ मुड़कर देखा तो ठीक उसी वक्त कस्टमर ने भी अनाहिता को देखा और एक्साइटेड होकर उसके पास आकर उसे ग्रिट किया, माहिरा, क्या यह तुम ही हो? ओ माय गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें यहाँ मिलूंगा मैं। अनाहिता का दिमाग कुछ सेकंड के लिए ब्लैक हो गया। तभी अचानक उसे थॉमस का चेहरा याद आया। प्रोफेसर थॉमस। प्रोफेसर थॉमस ने खुश होकर उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया, जैसे उन्हें डर हो कि वह अगर छोड़ देंगे तो वह भाग जाएगी, और कांपती हुई आवाज में पूछा, सच सच बताना मुझे, क्या उस दिन मैंने तुम्हें ही यूनिवर्सिटी में देखा था? प्रोफेसर थॉमस, प्लीज पहले मेरा हाथ छोड़िए। अगर तुम बात नहीं मानेगी तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अनाहिता ने पहले भी देखा था कि प्रोफेसर थॉमस कितने जिद्दी हो सकते हैं। पहले भी कई बार उन्होंने सिर्फ कुछ मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके नाक में दम कर दिया था, इसलिए अनाहिता के पास कोई और ऑप्शन ना होने पर वह बोली, हाँ उस दिन में ही थी। क्या आप प्लीज आप मेरा हाथ छोड़ेंगे? यह जवाब सुनकर थॉमस ने फाइनली उसका हाथ छोड़ा और क्यूरियस होकर पूछा, तुम मुंबई यूनिवर्सिटी में क्या कर रही थी और तुम इंडिया कब आई? कुछ महीने पहले। मेरे कुछ प्राइवेट मामले थे, उनसे डील करने के लिए। क्या यहाँ आप खाना खाने आए हैं? एक्चुअली यह मेरा रेस्टोरेंट है, क्यों ना मैं आपको खाना खिलाऊं। मुझे आपसे एक मदद चाहिए, अनाहिता ने कहा। वह क्या है? क्या आप मेरी आइडेंटिटी सीक्रेट रखेंगे?
ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम मुंबई यूनिवर्सिटी में कर क्या रही हो। तुम उनकी प्रोफेसर बनने के लिए राजी नहीं हुई हो, राइट? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें पहले इनवाइट किया था मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए। तुम हमारे ऑफर को इग्नोर करके मुंबई यूनिवर्सिटी में टीचर के तौर पर काम नहीं कर सकती। यह सुनकर अनाहिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जल्दी ही वह लोग खाना खाते हुए बातें करने लगे। उसने थोड़ा बहुत बताया कि कैसे वह मुंबई यूनिवर्सिटी में किसी को ढूंढने के लिए एडमिशन लिया है, वह भी एक स्टूडेंट के तौर पर, और उसने यह भी कहा है कि उसने अपने आइडेंटिटी सीक्रेट रखी हुई है। उसकी सारी बातें सुनकर प्रोफेसर थॉमस ने जल्दी से प्रॉमिस करते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, मैं बस यही कहूंगी कि मुझे एक ऐसा स्टूडेंट मिला जिसकी लाइट स्प्रिंग एस्ट्रोनेशन काफ़ी अच्छी नहीं थी। मुझे कहना पड़ेगा मुंबई यूनिवर्सिटी मैक्सवेल यूनिवर्सिटी जैसी अच्छी नहीं है। इतना कहकर प्रोफेसर थॉमस ने अनाहिता को नताशा वाले इंसिडेंट के बदले में बताना शुरू कर दिया। अनाहिता हैरान हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि नताशा ऐसी कोई गलती करेगी। तभी भी गुस्से में प्रोफेसर थॉमस बोले, अगर वह ट्रांसलेशन के कैपेबल नहीं थी तो उसे बस सीखना चाहिए था और वक्त पर सबको बता देना चाहिए था, लेकिन उसने सबसे झूठ बोला और आखिर में अपनी ही यूनिवर्सिटी के लोगों को शर्मिंदा कर दिया। उसके जैसी स्टूडेंट कभी मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकती। प्रोफेसर थॉमस अभी भी नताशा वाले इंसिडेंट को लेकर गुस्सा थे और वह बोले जा रहे थे, ऑनेस्टली जैसे ही मैंने उसकी बातें सुनी मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं आई, और अब मुझे पता चल रहा है कि लोगों को कैरेक्टर को जजमेंट मेरा बहुत अच्छा है। कितनी फनी बात है कि तुम्हारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स को लगता है कि वह कोई अच्छी स्टूडेंट है, यहाँ तक इन्होंने उसे मेरा इंटरप्रेटर भी बना दिया। उनकी बात सुनकर अनाहिता रिस्पांस में हल्का सा मुस्कुराई। उसी वक्त उसने नोटिस किया था अथर्व सर उसे कॉल कर रहे हैं। उसमें थोड़ी देर पहले अपना फ़ोन म्यूट पर कर दिया था, इसलिए उसे नहीं पता चला था कि किसी का कॉल आया है। उसने जब प्रोफेसर अथर्व करके पुराने मैसेज भी देखे तो वह बोली, प्रोफेसर थॉमस, मुझे यह कॉल पिक करना होगा। ज़रूर पिक कर लो, तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, मैं इसे खाऊंगा। ऑल राइट, अनाहिता ने मुस्कुराकर कहा और फ़ोन उठाने के लिए बाहर चली गई। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया दूसरी तरफ से उसे अथर्व सर की बेचैनी भरी आवाज़ सुनाई दी, अनाहिता कहाँ हो तुम? हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम्हारी लाइट स्प्रिंग एस्ट्रोनेशन बहुत ही फ्लुएंट है और मैक्सवेल यूनिवर्सिटी भी लाइट स्प्रिंग में है। अगर तुम इस वक्त यहाँ आकर हमारे उन डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेशन में मदद कर पाओ तो तुम यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी मदद करोगी। लाइट स्प्रिंग एस्ट्रोनेशन में अलग तरह की प्रोनंसिएशन होती थी, शब्द की जो लाइट यूज्ड इन एशिया जनरल जैसी नहीं होती थी, और उसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर और शब्द भी काफ़ी डिफरेंट होते थे। अगर अनाहिता वहां जाकर उनके लेसन प्लान को लाइटनिंग न्यूज़ रिलेशन में ट्रांसलेट कर दे तो ट्रांसलेशन की क्वालिटी और भी ज़्यादा हाई हो जाएगी। थोड़ी देर पहले प्रोफेसर थॉमस कैसे नताशा की बुराई किया जा रहे थे, उसे बारे में सोचकर अनाहिता ने से पूछा, क्या वह ट्रांसलेट एक एडवांस मैथमेटिक्स लेसन की है? हाँ, वही वाली। अनाहिता कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई और फिर उसने जवाब दिया, ऑल राइट, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहां पहुंच रही हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। हम तुम्हारा सेकंड फ्लोर के मीटिंग हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके। अनाहिता ने कॉल कट किया और रेस्टोरेंट के अंदर जाकर प्रोफेसर थॉमस को लेसन ट्रांसलेशन के बारे में बताया। प्रोफेसर थॉमस नैना में सर हिलाते हुए कहा, तुमसे मदद मांगना यानी कि तुम्हारी बेइज्जती होगी, लेकिन लगता है वह लोग काफ़ी सिंसियर है, इसलिए तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। अब जो मेरा खाना खत्म हो गया है तो मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी चलता हूँ। यह बात सुनकर अनाहिता ने उन्हें फिर से याद दिलाया, प्लीज़ मत भूलिएगा, मत मेरी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताएगा। श्योर, यह बात तुम मुझ पर छोड़ दो। भले ही मैं बुढ़ा हो गया हूँ मगर मेरा दिमाग अभी भी बहुत तेज है। तुम्हारा नाम माहिरा नहीं बल्कि अनाहिता है, राइट? तथा इस राइट, आप बहुत स्मार्ट है। यह सुनते ही प्रोफेसर थॉमस जम गए। क्या यह लड़की सोचती है कि वह कोई बच्चे हैं जिन्हें तारीफ की जरूरत है? वह लोग बातें करते हुए ही कब लेकर मुंबई यूनिवर्सिटी पहुंच गए। जल्दी ही वह लोग मीटिंग रूम के बाहर पहुंच गए। नताशा अभी भी अपनी माफ़ी वाला लेटर लिख रही थी और जब उसने अपना सर उठाए तो उसने अनाहिता को प्रोफेसर थॉमस के साथ देखा तो एक साथ बहुत सारे इमोशन उसके चेहरे पर दिखाई देने लगे। अथर्व सर ने एक्चुअली में अनाहिता को बुला लिया? क्या उन्हें सचमुच लगता है कि वह नहीं कर पाई तो अनाहिता यह कर पाएगी? वह लोग उससे बस झूठी उम्मीद लगा रहे हैं। अनाहिता बस प्रोफेसर थॉमस को फिर से गुस्सा दिला देगी जिसकी वजह से पूरे कॉलेज को फिर से एम्बारासमेंट होगी। अगले ही सेकंड उसने जो सीन दिखा उसका दिमाग उसे ब्लैक हो गया।
प्रोफेसर थॉमस जो अच्छे से दिन में भी उस पर ध्यान नहीं देते थे, उन्होंने खुशी खुशी अनाहिता को रूम के अंदर जाने का इशारा किया। क्या हो रहा है? प्रोफेसर थॉमस अनाहिता से इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? न सिर्फ नताशा कंफ्यूज थी बल्कि और बाकी सारे टीचर्स भी कंफ्यूज थे। आखिर में अथर्व सर से रहा नहीं गया और उन्होंने आगे आते हुए पूछा, प्रोफेसर थॉमस क्या आप इस स्टूडेंट को जानते हैं? प्रोफेसर थॉमस ने हाँ में सर हिलाया। तभी उन्होंने नोटिस किया कि अनाहिता उनकी तरफ घूर रही है, तो उन्होंने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। जब मैं खाना खाने बाहर गया था ना, तो मुझे मेन्यू समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसी स्टूडेंट ने मेरी मदद की लाइट स्प्रिंग एस्ट्रोनेशन में उन सारे डिशेस का नाम बताने में, और बाद में मुझे पता चला कि वह आपके कॉलेज की ही स्टूडेंट है और यहाँ ट्रांसलेशन प्लान के लिए आ रही है, तो मैं भी इसके साथ ही आ गया। क्या इत्तेफाक है? अथर्व सर ने आगे कुछ नहीं पूछा और अनाहिता की तरफ मुड़कर बोले, अनाहिता हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, यहाँ पर जल्दी से आओ और ट्रांसलेशन को ऑर्गेनाइज करो। अनीता ने हाँ में सर हिलाया और बोली, बाय द वे अथर्व सर, ट्रांसलेशन को टाइपिंग करना बहुत ही स्लो होगा। मैं एक अच्छी स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जानती हूँ, वह लेसन प्लान मुझे दे दीजिए, मैं उसे बोलकर रिकॉर्ड कर लूंगी और एक ऐसे सॉफ्टवेयर में डाल दूंगी जिससे रिटर्न कॉपी निकल आए। यह सुनते ही सब लोग अपनी जगह पर जम गए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।